बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं चोर और सांप की बड़ी दहशत होती है। ये बात किसी हद तक बल्कि खासी हद तक दुरुस्त है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने इन दोनों मोजियों को कम से कम एक को अपनी पूरी जिंदगी में ना देखा हो और उसकी दहशत का सामना ना किया हो। खास तौर पर गांव के माहौल में तो इनसे अक्सर ही साबका पड़ता ही रहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उन दहशत तारी करने वालों के दहशत ज़दा होकर भागने का नज़ारा किया हो। वैसे भी सांप और चोर फितरी तौर पर एक दूसरे के खासे करीब हैं। दोनों आमतौर पर अपने शिकार को बेखबरी में पीठ पीछे वार करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं और मौसम गर्मा उनकी सरगर्मियों का सीजन होता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, उर्दू वॉइस ऑन पर आप सभी को खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है बनाए फसाद। ये कहानी मलिक सफ्दर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। उन दिनों हाफजाबाद सरगोदा रोड पर वाक़या कस्बे रसूलपुर तारर के थाने में तैनात था। मौसम गर्मा अपनी जोलानियों पे था। एक सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि सखे की गांव में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मैंने एएसआई नूर शाह को साथ लिया और कत्ल की इतला देने वाले शख्स के हमरा बजरिया तांगा मज़कूरा गांव की जानिब रवाना हो गया। मकतूल का नाम खुशी मोहम्मद था। वो 25-26 साल का एक खूबरू जवान था। उसकी सेहत काबिले रश्क थी। तंदुरुस्त और तवाना चेहरे पर घनी मूछें बहुत भली दिखाई दे रही थी, मगर जिंदगी उससे रूठकर बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद उसकी तंदुरुस्ती और रानाई को भी पैबंदे खाक हो जाना था। खुशी मोहम्मद की लाश भैंसों वाले भाड़े के सहन में एक चारपाई पर पड़ी थी। उसे सीने पर खंजर के वार करके मौत के घाट उतारा गया था। उसकी छाती पर निस्फ दर्जन तेज धार आले के जख्म मौजूद थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, खुशी मोहम्मद की मौत खंजर के मोहलिक वारों से वाक़ हुई थी। मैंने मौके का जायजा लिया। भैंसों का बाड़ा लगभग 4 फुट ऊंची कच्ची दीवारों पर मुश्तमिल था। अहाते के अंदर एक कोने में 10x12 का एक कमरा बना हुआ था, जिसमें काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात पड़े हुए थे। अहाते की मगरबी दीवार के साथ एक कतार में भैंस अपनी खुरलियों पर बंधी हुई थी। मकतूल खुशी मोहम्मद बाड़े के अकलौते कमरे के दरवाजे के पास चारपाई पर सोया हुआ था और सोते ही में उसको कत्ल किया गया था। मैंने घूम फिरकर पूरे बाड़े को छान मारा, मगर आलय कत्ल का कोई सुराग ना मिला। मकतूल का घर बाड़े से मुत्तसिल था। मैंने एएसआई नूर शाह को हदायत की कि वो जाए वारदात की तफसीलात नोट करे और खुद मकतूल के लवाहकीन से पूछगछ के लिए घर में आ गया। मकतूल के बाप रहीम बख्श ने मुझे बैठक में बिठाने के बाद बताया कि खुशी मोहम्मद चंद रोज से बाड़े में सो रहा था। आजकल मवेशियों की चोरी की वारदातें बहुत हो रही थी। पहले खुशी मोहम्मद का छोटा भाई सखी मोहम्मद ये ड्यूटी अंजाम दे रहा था, मगर जब से खुशी मोहम्मद की बीवी रजिया मेके गई थी, उसके बाद खुशी मोहम्मद ने छोटे भाई की जगह संभाल ली थी। घर में सखी मोहम्मद के अलावा उनकी छोटी बहन गुड्डी और बूढ़ी वालदा सुगरा थी। दोनों बेटे अपने बाप रहीम बख्श के साथ खेती बाड़ी करते थे। मकतूल की शादी 1 साल कबल हुई थी। कत्ल की वारदात में हमारे नज़दीक जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उनमें मुहर्रिक कत्ल और आलाय कत्ल सबसे पहले आते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब मालूम हो जाए तो कातिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। मैंने मकतूल के बाप रहीम बख्श से पूछा, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा बेटा कत्ल हो चुका है? हमें तो शायद सुबह ही पता चलता, मगर मौलवी साहब ने मुंह अंधेरे हमें जगा दिया। वो गम अंगेज लहजे में बोला। हम मौलवी साहब के दरवाजे खटखटाने पर उठे थे।
मौलवी साहब ने तुम लोगों को क्यों जगा दिया था? मैंने पूछा। कोई खास बात हो गई थी? उन्होंने बताया था कि कोई मंडासे वाला आदमी बाड़े की दीवार फांद कर बाहर निकला था। वो तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने पुरस्कार शख्स को बाड़े से निकलते हुए देखा तो आवाज देके रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका नहीं। गोली की रफ्तार से दौड़ते हुए खेतों की जानिब चला गया। मौलवी साहब उसे कोई चोर समझे थे। उसके बाद ही उन्होंने हमारा दरवाजा खटखटा कर बताया था कि हमें बाड़े का जायजा लेना चाहिए। सबसे पहले बाड़े में कौन गया था? मैं और सखी मोहम्मद एक साथ ही घर से निकले थे, रहीम बख्श ने बताया। फिर पहले सखी मोहम्मद बाड़े में दाखिल हुआ था। क्या बाड़े का दरवाजा खुला हुआ था? रहीम बख्श ने जवाब दिया, दरवाजा अंदर से बंद था। खुशी मोहम्मद सोने से पहले दरवाजे को अंदर से ताला लगाना नहीं भूलता था। हस्बे मामूल उसने कुंडी में ताला लगा रखा था। ताले की चाबी खुशी मोहम्मद के सरहाने के नीचे रहती थी। ये बात सखी मोहम्मद को मालूम थी। पहले वो दीवार फांद कर बाड़े में गया, फिर भाई की खूंचकान लाश को देखकर उसका दिमाग घूम गया। वो आवाज बुलंद चीखने चिल्लाने लगा। मैंने बमुश्किल उससे दरवाजा खुलवाया था। अंदर जाकर सारी सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। मुझ पर सातों आसमान एक साथ आन गिरे थे। मेरे जवान बेटे को किसी जालिम ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर डाला था। अपनी बात खत्म करने के बाद वो आंखों से जारी आंसुओं के सैलाब को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने संजीदा लहजे में कहा, रहीम बख्श, मुझे तुम्हारे जवान बेटे की मौत पर दिली अफसोस हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे का कातिल पकड़ा जाए तो मेरे सवालों का सही जवाब देना। मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश हरगिज ना करना। वो आंसू पूंछते हुए बोला, थानेदार साहब, आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। इस वक्त बैठक में मेरे और रहीम बख्श के अलावा मकतूल का छोटा भाई सखी मोहम्मद और गांव के कुछ और लोग मौजूद थे। रहीम बख्श, तुमने बताया है कि मौलवी साहब ने तुम्हें जगाया था। क्या मौलवी साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि वहाँ मौजूद अफराद में एक बादेश शख्स भी शामिल था। रहीम बख्श का जवाब नफी में था। वो तो यहाँ नहीं है। मौलवी साहब का नाम क्या है? मौलवी अब्दुर्रहमान। मेरे इस्तफसार पर रहीम बख्श ने मौलवी अब्दुर्रहमान के घर का पता मुझे समझा दिया। मैंने पूछा, रहीम बख्श, तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं? नहीं थानेदार साहब, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। चंद रोज पहले तुम्हारे बेटे का किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? उसका जवाब नफी में था। तुम्हें किसी पर शक है? मैंने पूछा। मेरा मतलब है, तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे बेटे को कौन कत्ल कर सकता है? मेरी तो मत मारी गई है जनाब, वो गुलूकीर आवाज में बोला। मैं ख्वामख्वाह किसी पर शक जाहिर करके गुनाहगार नहीं होना चाहता। सोना रब ही बेहतर जानता है। उसी वक्त मकतूल की माँ सुगरा बैन करती बैठक में दाखिल हुई। उसकी 7 नस्लों पर खुदा का कहर टूटे जिसने मेरे जवान बेटे को कत्ल किया है। हाय वे रब्बा, मेरे सोने गबरू को किसकी नजर खा गई। जवान बेटे की मौत ने माँ के कलेजे पर जो जख्म लगाया था, उसके पेश नजर वो जो भी कहती कम था। मैंने सखी मोहम्मद को इशारा किया कि वो माँ को संभाल कर वहाँ से ले जाए। सुगरा वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। वो मुसलसल सीना कोबी कर रही थी। ताहम रहीम बख्श के समझाने बुझाने पर वो घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। अंदर से भी खासी देर तक उसके रोने पीटने की आवाजें आती रहीं। मैंने रहीम बख्श से पूछा, तुमने बताया है कि खुशी मोहम्मद की बीवी मेके गई हुई थी, उसका मेका इसी पिंड में है? उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने सवाल किया, क्या उसे खबर दे दी गई है कि उसका शोहर कत्ल हो चुका है? अभी तक तो उसे इतला नहीं भेजी थी, वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला। मगर ये वाक़या छुपने वाला तो नहीं, उसे भी पता चल ही गया होगा। मैंने जरा सख्त अंदाज में पूछा, उसे इतला ना देने की कोई खास वजह? उसने बैठक में मौजूद अफराद पर एक सरसरी नजर डाली, फिर सरगोशियाना अंदाज में बोला, आप मेरे साथ आए जी। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया। फिर बताया, रजिया के घर बच्चा होने वाला है, इसलिए मेके गई हुई है। हमारे यहाँ पहला बच्चा ननियाल में होता है। मैं नहीं चाहता कि ये बुरी खबर उस तक पहुँचे। आज कल में जचगी मुतवक्को है। मैंने कहा, रहीम बख्श, ये कोई बहुत बड़ा पिंड तो है नहीं कि ये खबर दब जाए। अब तक तो आसपास के पिंडों को भी इस सानहे की खबर हो चुकी होगी। वो मुंह से कुछ ना बोला। उसकी आंखों से झलकती बेबसी ही उसका जवाब था। मैंने पूछा, खुशी मोहम्मद के रजिया से कैसे ताल्लुकात थे? उसने उलझन आमेज नजरों से मुझे देखा। मैंने अपने सवाल की वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है, मियाँ बीवी में सलूक था या लड़ते झगड़ते रहते थे? वो मेरे सवाल का मकसद समझ गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी जनाब, रजिया बहुत अच्छी कुड़ी है जी, उसने पूरा घर संभाल रखा है। खुशी मोहम्मद भी इससे बहुत खुश था।
खुशी मोहम्मद की शादी को कितना अरसा हुआ है? 1 साल होने वाला है, रहीम बख्श ने जवाब दिया। पिछले भादों में उसका ब्याह हुआ था। उसी वक्त मकतूल की ससुराल से एक शख्स ने आकर इतला दी कि रजिया ने बेटे को जन्म दिया है। खुशी मोहम्मद के कत्ल की खबर रजिया के मैके में पहुंच चुकी थी, मगर अभी रजिया को ये रूह फरसा खबर नहीं सुनाई गई थी। जब इन लोगों को इस वारदात का इल्म हुआ था, उस वक्त रजिया बेहोश थी। ऐसा मुमकिन नहीं था कि हमेशा के लिए इससे ये खबर छुपा ली जाती। आखिर एक ना एक दिन उसे सूरत हाल मालूम हो ही जाना थी। कुदरत के खेल भी निराले होते हैं। बेटे ने बाप की मौत से अपनी जिंदगी का आगाज किया था। रहीम बख्श से मजीद 2-4 सवालात पूछने के बाद मैं बाड़े में चला आया। अभी तक मुझे तफ्तीश के आगाज के लिए कोई इशारा नहीं मिला था। इसी सिलसिले में मौलवी अब्दुर रहमान शायद कोई काम की बात मालूम हो जाती। मैंने सखी मोहम्मद को भेजकर उसे बुलवा लिया। बाड़े में नूर शाह अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने इस्तेमाल शुदा खुस्से का एक पांव मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था। ये क्या है नूर शाह? मलिक साहब, ये इस दीवार के पास से मिला है। नूर शाह ने दरवाजे वाली दीवार की तरफ इशारा किया। लगता है दीवार कूदते वक्त कातिल के पांव से गिर गया है। उसकी बात में वजन था, मगर यह भी हो सकता था कि खुस्से का ये पांव घर के ही किसी फर्द का हो। मैंने रहीम बख्श को बुलवा कर तस्दीक जरूरी समझी। उसने उलट पुलट कर खुस्से को देखा और मेरे ख्याल की तरदीद कर दी। नहीं थानेदार साहब, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ये हम में से किसी का नहीं, हमारे घर के किसी बंदे का इतना बड़ा पांव नहीं है। मैंने रहीम बख्श की बात पर चौंक कर खुस्से को देखा। वाकई वो गैर मामूली साइज का था, यानी आम साइज से बहुत बड़ा। आप उसे 10 नंबर का समझ लें। मैंने जल्दी से पूछा, रहीम बख्श, इस गांव में कितने मोची हैं? एक ही है जी, मोहम्मद नवाज, लोग उसे नवाजा कहते हैं। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। बात बाईदस इम्कान नहीं थी कि वो किंग साइज खुस्सा कातिल के पांव ही से गिरा था। इससे ये बात भी साबित होती थी कि कातिल बड़े पांव का मालिक था। मैंने रहीम बख्श से नवाजे मोची की दुकान पूछी तो उसने जवाब दिया, आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार, मैं उसे यहीं बुलवा लेता हूँ। फिर उसने वहीं खड़े एक लड़के से कहा, ओए काका, जा नस के नवाजे मोची को बुलाओ। उधर रहीम बख्श की बात खत्म हुई, उधर उस काके ने दौड़ लगा दी। इसी अवस्था में सखी मोहम्मद मौलवी अब्दुर रहमान को बुला लाया था। उसने आते ही मुझे सलाम किया। मैंने पूछा, मौलवी साहब, आप वाहिद शख्स हैं जिसने आज तक एक बंदे को इस बाड़े में निकलकर फरार होते हुए देखा है। आप बता सकते हैं कि आपने उसे किस वक्त देखा था? मुझे वक्त का तो सही अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ अभी फजर की अजान नहीं हुई थी। आप उस वक्त गली में क्या कर रहे थे? मेरे इस सवाल पर मौलवी अब्दुर रहमान के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने तेज आवाज में कहा। अपने मौला की इबादत के लिए मस्जिद में जा रहा था। गुज़श्ता 10 साल से मेरी तहज्जुद नहीं छूटी थी। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसका सीना फख्र से फूल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने जल्दी से कहा। फिर पूछा, मौलवी साहब, आपने उस पुरस्कार शख्स को बाड़े की दीवार फांद कर फरार होते हुए देखा तो उसे रोकने की कोशिश की थी? जी हाँ, की थी। वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, मगर वो छलावे की तरह गायब हो गया। मैंने सुना है उसने मंडासा बांध रखा था। मौलवी अब्दुर रहमान ने अस्बात में जवाब दिया, फिर बताया, और पांव से भी नंगा था। फिर तो वो गामा ही होगा। वहां पर मौजूद एक शख्स ने तबसरा किया। गामा कौन? मैंने पूछा। रहीम बख्श ने बताया कि एक मवेशी चोर है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो मंडासा बांधकर नंगे पांव चोरी की वारदात करता है। वो किस गांव का रहने वाला है? थानेदार साहब, ये पता चल जाता तो अब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। मौलवी अब्दुर रहमान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में तो ये सब लोगों का वहम है। ख्वामख्वाह एक फर्जी मवेशी चोर का शोहरा कर रखा है। बस लोगों के ईमान कमजोर हो गए हैं। हम जब तक अल्लाह ताला। मैंने कतई कलामी करते हुए पूछा, आपने तो खुद देखा है उस शख्स को मौलवी साहब? मैंने कब कहा कि वो गामा था? उसने उल्टा सवाल कर डाला। खुदा बेहतर जानता है कौन था। क्या मैंने रहीम बख्श को मुतला करके कोई गलती की है? मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, मौलवी साहब, इस बारे में कत्ल की एक वारदात हो चुकी है। मकतूल के लवाहकीन को मुतला करने वाले आप हैं। अगरचे आपको मालूम नहीं था कि बाड़े के अंदर क्या वाक़या पेश आ चुका था। बहरहाल हमें तफ्तीश तो करना है ना। असल कातिल तक पहुंचने के लिए पूछगिछ बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे मज़ीद कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, मौलवी साहब, आपने बताया है कि फरार होने वाले शख्स के पाँव में जूते नहीं थे। जी हाँ, मैंने भी यही बताया है। ज़रा सोच कर बताएं कि क्या वो दोनों पाँव से नंगा था? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मुझे उसके पाँव पर ज्यादा तवज्जो देने का मौका नहीं मिला था। अगर मैं इस कदर बूढ़ा और कमजोर
जोर ना होता तो उसका ताक़ुब करके उसे दबोच लेता। बस एक नज़र में तो वो मुझे नंगे पाँव ही लगा था, दूसरी नज़र से वो मेरी हद निगाह से निकलकर अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। मैंने महसूस किया कि मौलवी अब्दुल रहमान से मजीद कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकती थी। एक बात मुझे शक में डाल रही थी कि अगर वाकई वो पुरस्कार शख्स गामा मवेशी चोर ही था तो फिर उसने रहीम बख्श के मवेशी चुराने की बजाय उसके बेटे को कत्ल क्यों कर दिया था। फिर एक ख्याल ये भी आ रहा था कि गामा नामी कोई शख्स वजूद भी रखता है कि महज अफसानवी किरदार है। मैंने रहीम बख्श से पूछा, आज तक किसी ने गामा मवेशी चोर को देखा भी है? नहीं जी, किसी ने देखा तो नहीं, बस उसकी दहशत ही फैली हुई है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो ये कैसे पता चला कि उसका नाम गामा है? रहीम बख्श की बजाय उस शख्स ने जवाब दिया जिसने मौलवी अब्दुल रहमान के बयान पर इंकिशाफ किया था कि फरार होने वाला शख्स गामा था। थानेदार साहब, डंगर चोर बहुत मशहूर है जी। कमाल है, आपने उसका नाम नहीं सुना? नाम सुना होता तो इस वक्त वो जेल में होता। एएसआई नूर शाह ने उस शख्स को घूरते हुए कहा, फिर मेरी जानिब मुड़कर बोला, मलिक साहब, इस गांव में एक बहुत माहिर खोजी रहता है, क्यों ना इस सिलसिले में उससे ताउन हासिल किया जाए। नूर शाह की बात दिल को लगी। रहीम बख्श का घर और मवेशियों वाला बाड़ा गांव के इख्तितामी हदूद में था। उसके बाद 2-4 मकानात थे, फिर खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। खेतों के बीचों बीच एक कच्ची पगडंडी दूर तक चली जाती थी। हम उस गांव में दूसरी जानिब से दाखिल हुए थे। मौलवी अब्दुल रहमान का बयान था कि उसने फरार होने वाले शख्स को खेतों की जानिब जाते हुए देखा था। अगर नूर शाह का तजवीज़ करदा खोजी अपने काम का माहिर था तो इस पुरस्कार शख्स का सुराग लग सकता था। ठीक है नूर शाह, मैंने एएसआई से कहा तुम खोजी को बुलवा लो, मैं इतनी देर में दूसरे काम निपटाता हूँ। उसके बाद मैंने जाए वारदात का नक्शा तैयार किया और मकतूल खुशी मोहम्मद की लाश को एक बैलगाड़ी में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर मैंने गांव के 2-4 मोतबर अफराद से मकतूल के किरदार और चाल चलन के बारे में दरियाफ्त किया। ज़्यादातर की राय उसके मुतालिक बहुत अच्छी थी। मैं अभी तक कत्ल का मुहर्रक मालूम करने में नाकाम रहा था। इस दौरान में नवाजा मोची भी वहाँ आ पहुँचा था। हजूर, खादम से क्या खता हो गई? उसने आते ही हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया। सलाम करते हुए वो रुकू की हालत में आ गया था। खता भी अभी बताते हैं। एएसआई ने उसकी कमर पर धप रसीद करते हुए कहा, बंदे दा पुत्र सीधा हो खड़ा हो जा, मलिक साहब जो कुछ पूछने के सच सच बताओ। नूर शाह खोजी ने ताज मोहम्मद उर्फ बाबा माजा की जानिब एक आदमी दौड़ा दिया था और ताकीद की थी कि वो जल्द अज जल्द उसे साथ लेकर आ जाए। माई बाप नवाजे ने कभी झूठ नहीं बोला। नवाज मोची ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, रब दी सो सब जानते हैं, झूठ बोलोगे तो हवालात में बंद कर दूंगा। मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा। वो मस्कीन सूरत बनाकर बोला, पूछो जी। मैंने पूछा, तुम्हें जूते बनाते हुए कितना अरसा हुआ है? आँख खोलते ही चमड़े की बू से रिश्ता कायम हो गया था सरकार। उसके लहजे से इंकसार टपक रहा था। खानदानी मोची हूँ जनाब, बाप दादा यही काम करते रहे हैं। अपने काम को पहचानते भी हो? उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। मैंने उसकी मुश्किल आसान करते हुए वजाहत की, मेरा मतलब है कि अपने हाथ के बनाए हुए जूते को बाद में पहचान भी लेते हो? आहो जी। उसने इस बात में गर्दन को हरकत देते हुए कहा, अपने हाथ के एक तरोपे सिलाई को पहचान सकता हूँ। मैंने एएसआई को इशारा किया। उसने मौके से मिलने वाले खुसे का पांव उसकी जानिब बढ़ा दिया। नवाजे ने 1-2 बार जूते को उलट पुलट कर बगौर उसका जायजा लिया, फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, इस जूते को पहचानते हो नवाजे? नहीं सरकार, ये मेरे हाथों का बना हुआ नहीं है। तुम्हारे गांव में इस साइज का जूता पहनने वाले कितने लोग होंगे? उसने एक मर्तबा फिर खुसे को अपने हाथों में घुमाया, फिर आया और फिर बोला, इस गांव में इतने बड़े पांव वाला कोई बंदा नहीं है सरकार। अच्छी तरह सोचकर बताओ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुमने गांव से बाहर के किसी शख्स के लिए इतना बड़ा जूता तैयार किया है? वो कुछ सोचते हुए पुरख्याल लहजे में बोला, शायद 1-2 बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है।
फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने वो जूते किस किस शख्स के लिए बनाए थे। मेरा ख्याल था कि मुमकिन है जिस शख्स का जूता हमें जाए वारदात से मिला था उसी के लिए कभी नवाजे ने भी जूता बनाया हो। इस तरह हम मुतवक्को कातिल तक पहुंच सकते थे, मगर नवाजे के जवाब ने मुझे मायूस कर दिया। नहीं सरकार, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैं कोई बात यकीन से नहीं कह सकता। अगर बाद में पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला था और हकायक की पर्दापोशी करने की कोशिश की थी तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा, एएसआई थाने ने इजाफा किया। वो सहमी हुई नजरों से मेरी जानिब देखने लगा, फिर गिड़गिड़ा कर बोला, थानेदार साहब पूरा पिंड जानता है मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने मजीद 1-2 सवालात के बाद उसे जाने दिया। इस दौरान में दिन के 11 बज चुके थे। अच्छी खासी गर्मी हो रही थी। कल मुझे एक डाकुओं के सरगना को अदालत में पेश करना था। वो इस वक्त मेरे थाने के हवालात में था। मुझे चालान पेश करने के सिलसिले में कुछ जरूरी कार्रवाई भी करनी थी, इसलिए मैं जल्द से जल्द थाने पहुंच जाना चाहता था। खुशी मोहम्मद के कत्ल के सिलसिले में इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। अहम गवाहान के बयानात भी मैंने नोट करवा दिए थे। अब मेरी यहाँ मौजूदगी जरूरी नहीं थी, बस मुझे खोजी माजे का इंतजार था। माजा खोजी आया तो मैंने उसे एएसआई नूर शाह के हवाले करते हुए पूरी सूरत हाल से आगाह कर दिया। मैंने खुस्से का पांव खोजी को दिखाते हुए कहा, ये हमें जाए वारदात से मिला है। इसकी मदद से तुम अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए अगर कातिल का खोज लगा लो तो मैं तुम्हें खुसूसी इनाम दूंगा। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। बस समझे आपका काम हो गया। ऐसे कैसे समझ लूं? मैंने कहा कुछ करके तो दिखाओ। लें जी, अभी से काम शुरू। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए देखते हैं कातिल का खुराक किस तरफ ले जाता है। खोजी बाबा माजा शक्ल ही से खासा होशियार आदमी दिखाई देता था। उसकी आंखों से जहानत टपकती थी। फिर उसके लहजे का इत्मीनान बता रहा था कि वो वाकई कुछ न कुछ कर दिखाएगा। मैंने एएसआई को खुसूसी हदायत देकर उसे खोजी बाबे के साथ नथी कर दिया और खुद थाने चला आया। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि 40-45 साल पहले यानी हमारे ज़माने में हर थाने के लिए मुजरिमों का एक कोटा मखसूस होता था। मतलब ये कि एक माह में चोरी, डकैती, नौसरबाजी, लूटमार, दंगा फसाद, जुए और आवारागर्दी जैसे जुराइम के सिलसिले में कम अज कम इतनी गिरफ्तारियां जरूर होना चाहिए। इसका मकसद महज ये होता था कि थाने का अमला फ़आल रहे और रिश्वत लेकर मुजरिमों को ना छोड़े। मगर इसके बावजूद निचली सतह पर पुलिस एहलकार अपनी जेब गर्म करने के लिए छोटे मोटे मुजरिमों को पैसे लेकर छोड़ देते थे। फिर जब महीना ख़त्म होने को आता था और थाने का अमला मतलूबा कोटा पूरा नहीं कर पाता था तो मुसाफिरों और बेगुनाहों को की पकड़ दखड़ शुरू हो जाती थी। मुझे नहीं मालूम आजकल भी थानों में यही दस्तूर राइज है या नहीं। बस उसी सुबह जब मैं थाने पहुंचा तो बरामदे में खासा रश था। उनमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें शबीना ड्यूटी वाले पुलिस एहलकारों ने पकड़ा था, मगर मुझे फौरी तौर पर सखे की जाना पड़ गया था, इसलिए उन पर ज्यादा तवज्जो न दे सका। लेकिन मेरी तजुर्बाकार निगाहों ने एक ही नज़र में समझ लिया था कि इनमें बेशतर बेगुनाह थे। मैं थाने पहुंचा तो जून की दोपहर अपने जोबन पर थी। मैं मामूल के काम निपटाने में मसरूफ हो गया। एएसआई नूर शाह की वापसी शाम से कुछ पहले होनी थी। खोजी बाबा भी उसके साथ था। बाबे की रिपोर्ट के मुताबिक ये केस खासा उलझा हुआ था। मकतूल खुशी मोहम्मद के बाड़े से शुरू होकर गांव के बैरूनी रास्ते तरफ जाने वाले कदमों के निशानात आपस में खलत मलत हो रहे थे। ताहम मुश्ताक उर्फ माजा खोजी ने उनमें से 2 अफराद के पाँव के निशान खास तौर पर नोट किए थे। एक तो किसी नंगे पाँव वाले शख्स का खुरा था जो सखेकी से निकलकर एक दूसरे गांव कोट किशाल की तरफ चला गया था। मौलवी अब्दुल रहमान ने यहाँ बयान दिया था कि उसने जिस शख्स को बाड़े में से निकलकर फरार होते देखा था वो नंगे पाँव था। एक दूसरे शख्स ने उसे गामे मवेशी चोर से मंसूब किया था। मुमकिन था ये खुराक गामे ही का हो। दूसरे शख्स का खुरा एक अजीब दिलचस्प उलझन पैदा कर रहा था। बाबे माजे ने बताया कि मलिक साहब, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े नामी ग्रामी डाकुओं के खुरे निकाले हैं जो अपनी चालाकी और मक्कारी में कोई सानी नहीं रखते थे, मगर आज तक ऐसी सूरत हाल से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। कुछ बताओगे भी या यूं ही कहानियां सुनाते रहोगे? मैंने माजे की तवील तमहीद से उकता कर
सवाल किया। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, वही बता रहा हूँ सरकार, मैंने ऐसा अजीबोगरीब शख्स नहीं देखा जिसके दोनों पाँव एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। क्या मतलब है तुम्हारा बाबा माजे? उसने जवाब दिया, जनाब। सखी से टहलीवाला की जानिब इशारा करते हुए बात जारी रखी। उस शख्स ने एक पाँव में इसी साइज का जूता पहन रखा था और मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही खुसा था, मगर उसका दूसरा पाँव क्या हो गया है उसके दूसरे पाँव को? उसका दूसरा पाँव नंगा था। मुझे एक झटका सा लगा। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया, नंगा पाँव कौन सा था, दायां या बायां? दायां सरकार, उसने बताया। खब्बे पाँव में उसने ऐसा ही खुसा पहन रखा था। उसने हाथ में पकड़े हुए खुसे को मुझे दिखाते हुए अपनी बात पूरी की। हमें बाड़े की बैरूनी दीवार के पास से खुसे का जो पाँव मिला था वो दायां था। खोजी की तहकीक से इस बात की तस्दीक होती थी कि ये उस शख्स का खुसा था जो टहली वाला की तरफ गया था और जिसका एक पाँव नंगा था। मैंने महसूस किया कि एएसआई भी मेरे ही अंदाज में सोच रहा था। बाबा माजे ने पहले नूर शाह की तरफ देखा, फिर मेरी जानिब मुतवज्जो होकर बोला, मलिक साहब, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उस शख्स का नंगा पाँव दूसरे पाँव की बनिस्बत खासा छोटा है, यानी आम इंसानों के साइज का है। ये क्या कह रहे हो बाबे? मैंने घूर कर उसे देखा। मुझे एक लम्हे के लिए गुमान गुजरा था कि शायद वो मुबालगा आराई से काम ले रहा था। एक ही शख्स के दोनों पाँव में इतना फर्क कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई मुगालता तो नहीं हो रहा? मुझे भी यही शक है मलिक साहब, एएसआई नूर शाह ने कहा। बाबे की बात हलक से नहीं उतरती, मगर ये तो बजिद है। ओए बाबे, कानून को चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। अगर मुझसे झूठ बोला तो बड़ी बुरी तरह पेश आऊंगा। मेरे बाप की तौबा सरकार, जो मैं आपसे झूठ बोलूं। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला। मेरा इल्म जो था वो मैंने बयान कर दिया। मैंने पूछा, क्या तुम उस खुरे के ताकुब में टहलीवाला तक गए थे? जी जनाब, वो खुरा तो कुछ आगे जाकर खत्म हो गया था, जामन के दरख्त के पास। मुझे यकीन है वहाँ से वो शख्स घोड़े पर सवार हुआ, क्योंकि जामन के दरख्त से टहलीवाला तक घोड़े के कदमों के निशान मौजूद हैं। हम टहलीवाला से होकर आ रहे हैं। मैंने तस्दीकी नजर से नूर शाह की जानिब देखा। उसने इस बात में सर हिलाया, फिर कहा, मगर ये मालूम नहीं हो सका मलिक साहब कि वो घुड़सवार किस घर में गया था। बाबे के मुताबिक घोड़ा गांव में तो दाखिल हुआ था, मगर फिर उसके कदमों का सुराग नहीं मिल सका। पर मुझे यकीन है कि घोड़ा उसी गांव के किसी घर में गया है। एएसआई की बात खत्म हुई तो बाबा बोल उठा, हमने गांव से बाहर जाने वाले रास्ते को भी चेक किया है, मगर हमारा मतलूबा घोड़ा गांव से बाहर नहीं निकला। किसी को शक तो नहीं हुआ तुम्हारी कार्रवाई पर? मैंने पूछा। मेरा मतलब है टहलीवाला में ये बात तो मशहूर तो नहीं हो गई कि तुम किसी का खुरा निकालने वहाँ पहुँचे थे? वो पूरे इत्मीनान लहजे में बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, मैं हाथ पाँव बचाकर काम करता हूँ। ठीक है, तुम जरा बाहर जाकर बैठो, मैंने बाबे से कहा। वो मेरे कमरे से बाहर निकल गया तो एएसआई नूर शाह ने पूछा, अब क्या करना है मलिक साहब? मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अभी फौरी तौर पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। तुम कल सुबह चंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर कोट कशल जाओ और गामे डंगर चोर की सुन गुन लेने की कोशिश करो। गामे को हम इस केस में नजरअंदाज नहीं कर सकते। हकीकत में उसका कोई वजूद है या नहीं, इस बात से कतई नजर वो हमारे लिए इसलिए अहम है कि उसे मकतूल के घर से फरार होते हुए देखा गया है। हमें हर सूरत में नंगे पांव कोट कशाल की जानिब वाले शख्स का सुराग लगाना है। ओके सर, आप फिक्र ही ना करें, एएसआई ने पुरुमीद लहजे में कहा। आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मैं सुबह डाकुओं के सरगना को अदालत में पेश करने के बाद सके की जाऊंगा। मकतूल की बेवा रजिया का बयान लेना भी जरूरी है, हो सकता है उससे कोई काम की बात मालूम हो जाए। इसके बाद खोजी के साथ टहलीवाला जाऊंगा। फिर मैंने एक कांस्टेबल से कहकर बाबे को अंदर बुला लिया। तुम अब घर जाओ और याद रखो कल कहीं आना जाना नहीं। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने कहा, तुम्हें कल मेरे साथ टहलीवाला जाना पड़ेगा, वहाँ भी कुछ तफ्तीश करना है। अच्छा जी सरकार, वो धीमे लहजे में बोला। फिर पूछा, वो मेरा इनाम जनाब? वो इनाम के घोड़े बड़ी जल्दी पड़ी है तुम्हें? एएसआई ने उसे झिड़का। पहले बंदा तो फड़ लें, तुम्हें इनाम भी देंगे। भूल न जाना सरकार, उसके लहजे से बेयकीनी आया थी। मैं गरीब आदमी हूँ, आप तो कानून हैं, आपके हाथ बड़े लंबे होते हैं। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, फिक्र न करें खोजी बाबे, अगर कातिल हमारे हाथ आ गया तो तुम्हारा इनाम पक्का। वो मुझे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया।
दूसरे रोज मैं अदालती मसरूफियात से फारिग होकर थाने पहुंचा तो एएसआई कोर्ट कशाल से वापस आ चुका था। उसका दौरा नाकाम रहा था। गांव में डंगर चोर के बारे में सनसनीखेज अफवाहें तो बहुत सुनने में आई थी, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। कोर्ट कशाल वैसे भी बहुत छोटा सा गांव था, वहां रुपोश होना आसान काम नहीं था। सच्ची बात तो ये थी कि मुझे अभी तक गामे के वजूद का यकीन ही नहीं आया था, मगर तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। पुलिस वाले हर बात पर शक करने के लिए मजबूर होते हैं। यही शक उन्हें मुजरिम की गर्दन तक पहुंचा देता है। हजार कोशिश के बावजूद खुशी मोहम्मद के कत्ल की खबर रजिया से छुपाई नहीं जा सकी थी। मैं जब उसके पास पहुंचा तो वो अपने शोहर के मौत से आगाह हो चुकी थी। उसकी हालत नागुफ्ता बह थी। उसने एक बेटे को जन्म देके शोहर को खो दिया था। खामन की अलमनाक जुदाई ने उसे निढाल कर रखा था। मैं थोड़ी देर की कोशिश के बाद समझ गया कि इस हालत में रजिया से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकेगी। चुनाचे मैं खोजी माझी के साथ टैली वाला रवाना हो गया। 2 कांस्टेबल भी मेरे साथ थे। टैली वाला में पहले भी मैं 2 मरतबा आ चुका था। हम गांव में दाखिल हुए ही थे कि सामने से घोड़े पर सवार चौधरी जफर अली आता दिखाई दिया। चौधरी जफर अली से पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी। सत बिस्मिल्लाह, उसने हमें देखते ही कहा। मलिक साहब खैरियत तो है? वो खोजी की तरफ देखकर बोला, कोई वारदात शादात हो गई है क्या? खोजी को साथ लिए फिर रहे हैं? मुझे खोजी बाबा की शोहरत का यकीन हो गया था। मैंने कहा, चौधरी साहब, सिखे की में कत्ल की एक वारदात हो गई है। खुरा बताता है कि कातिल इस गांव में आया है। हमें आपके ताउन की जरूरत है। दसो मलिक साहब, क्या खिदमत करूं आपकी? मैंने सोचते हुए कहा, मुश्किल ये पेश आ रही है कि गांव में दाखिल होने के बाद खुरा गायब हो गया है, मगर मेरे पास एक ऐसी निशानी है कि कातिल का पता चल सकता है। आप मेरे साथ आए जी, चौधरी ने कहा। पहले कोई लस्सी पानी पिए फिर बात करते हैं। भरी दोपहर में पसीना पसीना हो रहे हैं आप। वो हमें अपने साथ हवेली में ले आया। एक मुलाजिम सूरज शख्स ने झुककर हमें सलाम किया और हमारे घोड़े हमसे लेकर एक जानिब बांध दिए। हम चौधरी की बैठक में आ गए। चौधरी हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वापस आकर बोला, होन दसो मलिक साहब, मैं क्या ताउन करूं? मैं इस गांव के मर्दों की शनाख्त परेड करना चाहता हूं। मैंने मानी खेज अंदाज में कहा, शनाख्त परेड? चौधरी ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा। लगता है कातिल की कोई निशानी है आपके पास। मैंने कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। फिर पूछा, इस गांव से कोई शख्स बाहर तो नहीं गया हुआ? अभी मालूम कर लेते हैं, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा। पर पता तो चले कि आपके पास निशानी कौन सी है। मैंने एक झोले से खुस्से का किंग साइज दायां पांव निकालकर चौधरी जफर अली को दिखाया। ओह, ये तो खासा बड़ा है, लगता है किसी जिन के पांव का है। चौधरी ने चौंक कर कहा। मैंने वजाहत की, ये हमें जाए वारदात से मिला है, इसके मालिक की तलाश है और वो इसी गांव में आया है। चौधरी ने एक मुलाजिम को आवाज देकर हदायत की कि अच्छू को बुलाकर लाए। मैंने पूछा, क्या ये खुस्सा अच्छू का है? अच्छू मेरा खास मुलाजिम है, चौधरी ने बताया। गांव के एक घर की उसे खबर रहती है। वो ही इस खुस्से को पहचान सकता है और इसके मालिक तक आपकी रहनुमाई भी कर सकता है। मेरा ख्याल है कि आपको शनाख्त परेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो और भी अच्छी बात है, मैंने कहा। उसी वक्त एक मुलाजमा ट्रे में लस्सी का जग और 4 गिलास लिए बैठक में दाखिल हुए। ट्रे मेज पर रखने के बाद उसने गिलासों में लस्सी डाली। चौधरी ने मुलाजमा के जाने के बाद कहा, लें जी मलिक साहब, जरा प्यास बुझाएं। मैंने खाने का भी कह दिया है, अभी थोड़ी देर में बंदोबस्त हो जाता है। खाने की तकलीफ ना करें चौधरी साहब। आप भी कमाल करते हैं मलिक साहब, खाने का वक्त हो रहा है, आप मेरी हवेली से खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। इस दौरान मैं और खोजी बाबा घटाघट लस्सी का गिलास खाली कर चुके थे। दोनों सिपाहियों ने भी अपने गिलासों के साथ इंसाफ करना शुरू कर दिया। गर्मी ने वाकई हमारा बुरा हाल कर रखा था। मेरा गिलास खत्म होने से पहले अच्छू वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों को बैठक में देखकर उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। चौधरी ने खुस्से का पांव अच्छू को दिखाते हुए बोला, इसे पहचानते हो अच्छू? उसने खुस्से को हाथ में लेकर बगौर जायजा लिया, फिर चौधरी की जानिब देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं चौधरी साहब। ओए अकल के अन्ने, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो ये खुस्सा किसका हो सकता है? लाहौर दसो, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? अच्छू ने अजीब से लहजे में कहा, ये तो इसी जिन के पुत्र का हो सकता है। इतना बड़ा पाँव हमारे गाँव में और किसी का नहीं हो सकता। चौधरी ने जरा गुस्से से कहा, ओए कहावतें क्या डाल रहे हो? सीधी तरह हम लोगों को क्यों नहीं बताते?
वो जनाब सखावत अली है ना, ये खुस्सा उसी का हो सकता है। मैं फौरन उठकर खड़ा हो गया। सखावत अली का घर किधर है? मैंने चौधरी की जानब देखते हुए कहा। हम भी वहाँ जाएंगे। और बैठे मलिक साहब, सखावत अली को यहीं बुला लेते हैं। चौधरी ने कहा, बस खाना तैयार होने ही वाला है। मैंने कुकर शुकर भूनने को कहा है। नहीं चौधरी साहब, आपका खाना उधार रहा, मैंने जल्दी से कहा। दोनों सिपाही और खोजी बाबा भी खड़े हो चुके थे। फिर कभी मौका मिला तो जरूर खा लेंगे। पहले काम, बाद में इनाम, फिर आराम। जैसी आपकी मर्जी जनाब। चौधरी भी उठकर खड़ा हो गया। फिर अचू को मुखातिब करते हुए कहा, मलिक होरानो सखावत अली का घर दिखा। ठीक 5 मिनट के बाद हम सखावत अली का दरवाजा खटखटा रहे थे। तीसरी दस्तक पर दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। अपने सामने पुलिस को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट में उसने दरवाजा बंद करना चाहा, मगर मैंने जल्दी से अपना दायां पांव दरवाजे के बीच में फंसाकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। फिर सख्त लहजे में कहा, ओ माई, ये सखावत अली का घर है? वो हरासा लहजे में बोली, जी सखावत अली मेरा पुत्र है। मैंने कहा, हम एक तफ्तीश के सिलसिले में उससे मिलने आए हैं, बाहर निकालें उसे। वो तो घर में नहीं है। इतनी देर में उस बूढ़ी औरत के पीछे एक जवान औरत का चेहरा नजर आया। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, क्या बात है चाची, कौन आया है? फिर मुझ पर नजर पड़ते ही वो ठनक गई। मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। हम एक कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहे हैं। सखावत अली से कुछ पूछताछ करनी है। सखावत अली मेरे शोहर का नाम है, मगर आप इससे क्या पूछना चाहते हैं? उसकी उम्र 22-23 साल के लगभग थी। मेरे इस्तफसार पर उसने अपना नाम गुजाला बताया। उसकी शादी को 5 माह हुए थे। वो एक खूबसूरत और दिलकश औरत थी। मोहम्मद औरत जिसे गुजाला ने चाची कहकर मुखातिब किया था, उसने मुझसे पूछा, कत्ल की वारदात कहाँ हुई है और इस वारदात से मेरे पुत्र का क्या तालमेल? सखेगी में एक बंदा कत्ल हो गया है, मैंने सख्त लहजे में बताया, और सखावत अली का इस कत्ल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाय वे रब्बा, सखेगी में? गुजाला की सास ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, गुजाला, तेरे पिंड में बंदा कत्ल हो गया। गुजाला ने अपनी सास की बात को नजरअंदाज करते हुए मुझसे कहा, क्या नाम था बंदे का जी? मैंने एक बात खास तौर पर नोट की थी। अपनी सास के बरक्स गुजाला जरा सी भी खौफजदा महसूस नहीं होती थी। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए सवाल किया, मकतूल का नाम खुशी मोहम्मद था, क्या तुम इसे जानती हो? नहीं जी, वो घबराहट आमेज लहजे में बोली, मैं किसी खुशी मोहम्मद को नहीं जानती। मैंने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए पूछा, अभी तुम्हारी सास ने बताया है कि तुम्हारा ताल्लुक भी सखेगी से है, गालिबन सखेगी तुम्हारा मेका है। आहो जी, गजाला की बजाय उसकी सास ने जवाब दिया, अभी 5 माह पहले तो मैं गजाला को सकेकी से ब्याह कर लाई हूँ, और गजाला तुम्हारी बहू किसी खुशी मोहम्मद को नहीं जानती। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, इतने छोटे से पिंड में तो बंदा बंदा एक दूसरे के से वाकिफ होता है। वो बिगड़ कर बोली, होता होगा जी, पर हमें क्या, आप यहाँ क्यों आए हैं और हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये भी बता देंगे, मैंने गुजाला को घूरते हुए कहा। पहले जरा घर की तलाशी तो ले लें। आप किस कानून के तहत घर की तलाशी लेंगे? गुजाला की सास बिफर कर बोली, वारंट आए हैं साथ? माई, मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश ना करो, मैंने डांट कर कहा। वारंट लेने का इंतजार किया तो कातिल हाथों से निकल जाएगा। हमें सीधी तरह घर की तलाशी लेने दो, वरना हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हमारे घर में कोई कातिल नहीं है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। हमें सख्ती पर मजबूर ना करो, तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है, हमारे पास पक्का सबूत है। मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता, वो पूरे एतमाद लहजे में बोली। क्या सबूत है आपके पास? मैंने कहा, सबूत? उसकी नजरों के सामने लहराते हुए कहा, ये हमें मौका वारदात से मिला है और ये तुम्हारे बेटे सखावत अली का है। वो एकदम परेशान नजर आने लगी, लेकिन गुजाला ने किसी घबराहट या खौफ का इजहार नहीं किया। मुझे उसका रद्द-ए-अमल खटक रहा था। शायद ये मेरा वहम था, मुमकिन था वो मजबूत आसाब की मालिक हो। गुजाला की सास ने लर्जीदा लहजे में कहा, ये खुस्सा तो मेरे सखावत ही का है। फिर उसने तस्दीक के लिए अपनी बहू की जानिब देखा। वो बोली, हाँ चाची, लगता तो उसी का है, पर रब खैर करे, सखावत अली कत्ल नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरा पुत्र कातिल नहीं है। मैंने कहा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे तेवर देखते ही गजाला ने कहा, चाची, थानेदार साहब को तलाशी लेने दें, हमारे घर में कोई चोर नहीं है और ना ही सखावत अली ने किसी बंदे को कत्ल किया है, इन्हें अपनी तसल्ली करने दें। बहू की देखा देखी सास भी हमारे रास्ते से हट गई। मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया
कि वो घर के एक एक कोने की तलाशी लें और खुद भी इस कार्रवाई में मसरूफ हो गया। गजाला और उसकी सास ने हमारे काम में मजीद कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। हमने थोड़ी ही देर में घर का कोना कोना छान मारा, सखावत अली का कोई सुराग न मिला। ताहम एक नीम तारीख अकबी कमरे में रखे परोले, गंदुम और दीगर अनाज स्टोर करने का मिट्टी से तैयार करदा एक आदमकद बर्तन के ऊपर से एक कारामद बुकची दस्तयाब हो गई। मैंने वो बुकची गुजाला और उसकी सास के सामने खोली तो वो दोनों शशदर रह गईं। उसमें से एक खून आलूद लिबास बरामद हुआ। लिबास के अंदर लिपटा हुआ मजकूरा खुस्से का बायां पांव और एक खंजर भी। खंजर की धार पर लगा हुआ खून खुश्क होकर गहरा हो चुका था। मैंने वो तमाम चीजें सखावत अली की माँ को दिखाते हुए पूछा, इन कपड़ों को पहचानती हो? कपड़े तो सखावत अली के ही हैं, पर वो कातिल नहीं है। मैंने उसका जुमला मुकम्मल करते हुए तंजिया लहजे में कहा, यही कहना चाहती हो ना तुम? फिर मैंने गुजाला की जानिब मुड़ते हुए पूछा, तुम क्या कहती हो? वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी असना में सखावत अली भी वहां पहुंच गया। वो पुलिस को अपने घर में देकर बौखला गया। मैंने फौरन एक सिपाही को हुक्म दिया, ओए गिरफ्तार कर लो इसे। सखावत अली की उम्र का अंदाजा मैंने 29-30 साल लगाया था। वो मजबूत काठी का मालिक एक दराज कामत शख्स था। मैंने उसके पाँव का बतौर खास जायजा लिया। वो गैर मामूली तौर पर बड़े थे। पाँव की तरह उसके हाथ भी खासे बड़े बड़े थे। सखावत अली दोनों पाँव एक जैसे थे, यानी दायां पाँव बाएं की बनिस्बत छोटा नहीं था, और इस बात से खोजी के बयान की तरदीद होती थी। बाकी शहादतें मौजूद थी। आला कत्ल बरामद हो चुका था। अब कत्ल का मुहर्रिक मालूम करना बाकी रह गया था। सिपाही हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा तो सखावत अली पीछे हटते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है जनाब? मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मैंने क्या किया है? ज्यादा बकबक न करे। दूसरे सिपाही ने उसे पीछे से पकड़ लिया। पहले गिरफ्तारी दो, फिर सब पता चलेगा। दोनों सिपाहियों ने मिलकर उसे हथकड़ी लगा दी। वो बुरी तरह मचल रहा था। मैंने पूछा, सखावत अली तुम्हारा नाम है? जी हाँ, मगर बात क्या है? एक सिपाही ने उसकी गर्दन पर मुक्का रसीद करते हुए कहा, ओए बागड़ बिल्ले, कत्ल की वारदात करते हो और मासूम बनते हो? कत्ल? वो हैरत आमेज लहजे में बोला, जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? अगर वो अदाकारी कर रहा था तो बहुत कामयाब अदाकारी थी उसकी। कत्ल किया है तुमने? मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। खुशी मोहम्मद का कत्ल किया है, सखेगी में। वो बदस्तूर उलझन आमेज अंदाज में बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई है सरकार। ओए, कानून की आंखों में धूल झोंकता है। एक कांस्टेबल ने उसकी पंडली पर ठुड्डा मारा। हमें कभी गलत फहमी नहीं होती। एक लम्हे के लिए वो इंतहाई बेबस और लाचार नजर आया। मैंने खून आलूद लिबास उसके जानिब बढ़ाते हुए पूछा, ये कपड़े तुम्हारे हैं? वो अटक अटक कर बोला, कपड़े तो मेरे ही हैं, मगर इन पर खून कैसे लग गया? ओए एक्टर के पुत्र, ज्यादा अदाकारी ना करो वरना हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा। मैंने रोलर उसके कंधे पर मारा। ये खुद से भी तेरे ही हैं? उसने असबाब में सर हिलाया। मैंने पूछा, और ये खंजर? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारे तो बड़े भी जान जाएंगे। सिपाही ने गर्दन से पकड़कर उसे एक झटका दिया, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, मलिक साहब इसे थाने ले चलें। वो रो देने वाले अंदाज में बोला, मगर क्यों? मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने किसी खुशी मोहम्मद को कत्ल नहीं किया। अनजान बनने की कोशिश ना करो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम 27 जून मंगल की रात कहाँ थे? वाज़ेह रहे कि खुशी मोहम्मद का कत्ल मज़कूरा दिन और तारीख को हुआ था। उसने जवाब दिया, मैं घर में था। मैंने अचानक पूछा, तुमने खुशी मोहम्मद को कत्ल क्यों किया? आपका दिमाग खराब हो गया है। सिपाही ने एक जोरदार लात उसकी कमर पर जमाई। ओए, मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सखावत अली की मां ने चीख कर कहा, आप मेरे बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरा पुत्र कातिल नहीं है। माँ की हमायत पाकर सखावत अली भी हाथ पांव हिलाने लगा और हमें बुरा भला कहने लगा। उसकी बीवी अलबत्ता खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी। उसका रवैया इस मौका की मुनासबत से हैरत ज़दा कर देने वाला था। इस घर में इन 3 अफराद के सिवा और कोई नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि सखावत अली का बाप फौत हो चुका था और सखावत अली की माँ बराबर चीखे जा रही थी। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, बीबी चुप करके खड़ी हो जा, हमें अपना काम करने दे।
फिर मैंने खून आलूद कपड़े, सखावत अली का खुसा और आला कत्ल अपने कब्जे में करते हुए सिपाहियों से कहा, चलो भाई ले चलो इसे थाने। हमारे घोड़े चौधरी जफर अली की हवेली में ही बंधे हुए थे। हम पहले हवेली पहुंचे। चौधरी उस वक्त हवेली में नहीं था। इस सारी कार्रवाई में दोपहर हो गई थी। इसके बाद हम थाने की तरफ रवाना हो गए। फौजी पापे से मैंने वादा किया था कि वो चंद रोज के बाद थाने आकर अपना इनाम ले ले। उसके हाथ में मैंने मकतूल के बाप के लिए पैगाम भेजवाया कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, वो थाने चले आए। जब हम सखावत अली को लेकर थाने पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने सखावत अली को एक कवीउल जुस्सा कांस्टेबल के हवाले करते हुए कहा, लो भाई ये मेहमान है, बहुत दूर से आया है, जरा इसकी अच्छे से सेवा करो, सुबह इससे बात होगी। इसके मंजी बिस्तरे का भी खास ख्याल रखना। मेरे थाने का अमला मेरे मखसूस जुमलों का मफहूम बड़ी वजाहत के साथ समझता था। कांस्टेबल सखावत अली को लेकर जाने लगा तो मैंने कहा, सुबह तक काम हो जाएगा ना, आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब। कांस्टेबल ने आंख दबाकर कहा, बिल्कुल सीधा तीर कर दूंगा। मुझे यकीन था कि थोड़ी पेंटी शेंटी के बाद सखावत अली राह रास्त पर आ जाएगा और अपने जुर्म का इकबाल कर लेगा। मुझे जो बात तशवीश में मुब्तला कर रही थी वो ये थी कि अभी तक कत्ल का मुहर्रिक सामने नहीं आया था। अगर पता चल जाता कि सखावत अली ने खुशी मोहम्मद को क्यों कत्ल किया था तो मामला साफ हो जाता। खैर इसका पता भी चल ही जाना था। अब कातिल हमारे हाथ लग चुका था, वो आखिर कब तक जुबान बंद रखता। दूसरे रोज मैं थाने पहुंचा तो मकतूल खुशी मोहम्मद का बाप रहीम बख्श और छोटा भाई सखी मोहम्मद वहां मौजूद थे। मैं बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो रहीम बख्श ने उठकर मुझे सलाम किया। मैं सर की खफीफ जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में आ गया। मैंने सखावत अली को रात जिस कांस्टेबल के हवाले किया था उसने आके बताया, सर जी बंदा बड़ा सख्त जान है, जुबान खोलने को तैयार नहीं है। तुमने मेरी हदायत का तो ख्याल रखा था ना? हड्डी पसली सलामत है जनाब। अच्छा ठीक है, मैंने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी ही देर में वो कांस्टेबल सखावत अली को लेकर आ गया। उसकी हालत खासी खराब हो रही थी। उसके चेहरे पर खातिर मदारात के आसार नजर आ रहे थे। उसकी आंखों को देखकर अंदाजा होता था कि उसे रात में एक लम्हे के लिए भी सोने नहीं दिया गया। उसके कदमों की लड़खड़ाहट वाज़ेह नजर आ रही थी। वो मेरी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने महसूस किया कि उसे खड़ा होने में भी दुश्वारी पेश हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने सामने रखी कुर्सी पर टेक दिए। ओए मलिक साहब के सामने अदब से खड़ा हो। कांस्टेबल ने उसे एक और जोरदार ठुड्डा रसीद करते हुए कहा, ये थाना है, तुम्हारी बेबे का घर नहीं है। तकलीफ की शिद्दत ने उसके चेहरे के उजलात को बिगाड़ दिया। मैंने गर्जदार आवाज में कहा, ओए खोते दे खुर, तुम्हारे साथ और कौन कौन था? वो कराह कर बोला, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था जनाब। इसका मतलब है तुमने अकेले वारदात की है? रात भर की ठोका पीटी ने उसके कसबल निकाल दिए थे। अब वो ओखा बोलने की बजाय खौफजदा लहजे में बात कर रहा था। शायद उसे यकीन हो चुका था कि हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी सवाल ने उसे गड़बड़ा दिया। जनाब मैंने कोई वारदात नहीं की, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं तो खुशी मोहम्मद को जानता तक नहीं। देखो सखावत अली, मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, मैं कातिलों के साथ बहुत बुरा सलूक करता हूँ। मुझे तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके हैं। अब बेहतर यही है कि तुम इकरार जुर्म कर लो। तुम्हारे छूटने के इम्कानात तो नहीं हैं, लेकिन अगर तुम खुद ही इकबाल जुर्म कर लोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। मैं जरा नर्म केस बनाऊंगा। मैंने दानिस्ता ये बात कही थी ताकि वो मुझे अपना हमदर्द और खैर ख्वाह समझे, मगर मैंने देखा कि उसके चेहरे पर उलझन का एक जाल सा फैल गया था। वो खामोश खड़ा मुझे देखता रहा। मैंने नर्म लहजे में कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए आधा घंटा दे रहा हूँ। तुम हवालात में बैठकर खूब अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लो, मैं तुम्हें फिर बुलाता हूँ। उसके बाद मैंने कांस्टेबल को इशारा किया कि वो सखावत अली को वहां से ले जाए। उसके जाने के बाद मैंने मकतूल खुशी मोहम्मद के बाप को अंदर बुला लिया। कातिल हमने पकड़ लिया है, मैंने उसके बैठने के बाद कहा, बस इकबाल ने जुर्म करवाना बाकी है। वो बदबख्त कौन है जनाब? रहीम बख्श ने रिकत आमेज लहजे में कहा, मुझे पता चला है वो टैली वाला पिंड का सैनिक सखावत अली है। कुछ अर्सा पहले उसकी शादी हमारे पिंड में हुई थी। तुम जानते हो उसे? आहो जी, उसकी बीवी तो मेरी बहू की बड़ी गूढ़ी सहेली है। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि रजिया और गुजाला दोनों सहेलियां थी? वो सर हिलाकर बोला,
बिल्कुल जनाब, मैं यही कह रहा हूँ और ये बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं, पूरा पिंड जानता है। मैंने पूछा, चाचा रहीम बख्श, सखावत अली से तुम लोगों की क्या दुश्मनी है? वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, कोई दुश्मनी नहीं है जी, हमारा तो आना जाना भी नहीं है। तुम्हारी बहू और सखावत अली की बीवी आपस में गहरी सहेलियां थीं, यकीनी बात है, और एक दूसरे के घर भी आती जाती होंगी, और ये आना जाना शादी के बाद भी जारी रहा होगा। आप बजा कहते हैं मलिक साहब, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। उनकी दोस्ती अब माजी का किस्सा बन चुकी है। खुशी मोहम्मद की शादी के बाद से उनमें मेल जोल नहीं रहा था। मैं समझा नहीं रहीम बख्शा। मैंने सवालिया नजरों से उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो छड्डें जनाब, अब इस बात की क्या अहमियत है? मेरे नजदीक बहुत अहमियत है। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा बेटा कत्ल हो गया है। कातिल इस वक्त हमारे हवालात में बंद है। कातिल और मकतूल की बीवियां कुछ अर्सा पहले गाड़ी सहेलियां रही हैं। अब उनकी दोस्ती क्यों खत्म हो गई? बस जी, वो बात ही ऐसी हो गई थी। मैं वही बात जानना चाहता हूँ। वो चारों जानिब निगाहें दुराते हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला। थानेदार साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और दूसरों की भी इज्जत करता हूँ। तुम फिक्र ना करो, ये बात हमारे दरमियान शुरू होकर यही खत्म हो जाएगी। मेरे हौसला दिलाने पर उसने बताया, गजाला खुशी मोहम्मद से शादी की ख्वाहा थी, मगर हम इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। हालांकि गजाला के माँ प्यो भी राजी थे। इससे उनकी दोस्ती खत्म होने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जनाब, वो कुछ सोचते हुए बोला। गजाला का ख्याल था कि हमने रजिया की वजह से उसका रिश्ता लेने से इनकार कर दिया था। हकीकत क्या थी? हकीकत इसके बरक्स थी जनाब। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। मैं किसी भी कीमत पर गजाला जैसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता था। क्यों? उसमें क्या खराबी थी? वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, गजाला का चाल चलन ठीक नहीं था, लेकिन थानेदार साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं खुदा के कहर से डरता हूँ। उसने मुझे भी एक बेटी दे रखी है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर तुम गजाला के रिश्ते से इनकार कर दिया था, तो इसमें रजिया कसूरवार कैसे हो गई? क्या वो भी? मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था। वो जल्दी से बोला, नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं थी। रजिया बहुत अच्छी लड़की है, नहायत ही शरीफ माँ बाप की बेटी है। वो शादी से पहले उसका हमारे यहाँ आना जाना नहीं था। ये शादी बुजुर्गों के बाकायदा तय करने के बाद हुई थी। वो तो गजाला को खामखा कोई गलत फहमी हो गई थी। कैसी गलत फहमी? उसका ख्याल था कि रजिया ने हमें उसके खिलाफ भड़काया है। हमारे कान भरे हैं कि वो अच्छी लड़की नहीं है, इसीलिए हमने रिश्ते से इनकार कर दिया था। खुशी मोहम्मद की शादी के बाद तो वो बाकायदा कहती फिरती है कि रजिया और खुशी मोहम्मद के दरमियान पहले ही से याराना था, इसीलिए रजिया ने उसका पता काटने के लिए उससे मुतालिक उल्टी सीधी बातें हमें बताई थी। तो ये बात है, मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा। मामला खासा उलझा हुआ है। खैर, मैं कल सखावत अली को कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड लेता हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? तुम अब घर जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला गया। शायद मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक खुशी मोहम्मद की मौत तेज धार खंजर के मुहलिक वारों से हुई थी। रिपोर्ट में उसकी मौत का वक्त रात 2 से 3 बजे दर्ज था, यानी वारदात रात के पिछले पहर हुई थी। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के वक्त को थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए तो ये वही वक्त था जब मौलवी अब्दुर्रहमान ने उस पुरस्कार मवेशी चोर गामे को बाड़े से कूदकर फरार होते हुए देखा था। अगर ये बात फर्ज कर ली जाती कि गामे ने खुशी मोहम्मद का कत्ल किया था, तो फिर सवाल पैदा होता था कि आलाए कत्ल, खून आलूद लिबास, खुस्सा वगैरह सखावत अली के घर कैसे पहुंच गए। खोजी बाबा की एक बात मेरे जहन में चमक रही थी। उसकी तहकीक के मुताबिक जो खुरा गांव की जानिब गया था, उस शख्स का दायां पांव आम इंसानों का पांव था और बाएं पांव की बनिस्बत खासा छोटा था।
اس سے ایک امکان یہ سامنے آتا تھا کہ کسی عام پاؤں والے شخص نے سخاوت علی کے کپڑے اور خصے پہن کر وہ قتل کی واردات کی تھی۔ چونکہ وہ دائیں پاؤں کا خصہ باڑے ہی میں گیا تھا، اس لیے ننگے پاؤں کے نشان بنتے گئے، جبکہ بائیں پاؤں میں خصہ موجود ہونے کی وجہ سے کنگ سائز نشان بنے تھے۔ اگر اس تھیوری کو درست مان لیا جاتا تو سخاوت علی کی ذات شک سے بری ہو جاتی تھی۔ اب تک تفتیش کے مطابق اس نے اپنے مجرم ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا، مگر حالات و واقعات اور شہادتیں اس کے خلاف جا رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سخاوت علی کو اس واردات میں ملوث کرنے کی باقاعدہ سازش کی گئی ہو اور قاتل سخاوت علی کی بجائے کوئی اور ہو؟ مگر کون؟ گاما مویشی چور یا غزالہ؟ غزالہ کا نام ذہن میں آتے ہی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دل میں رضیہ اور خوشی محمد کے لیے نفرت کا ایک طوفان رکھتی تھی۔ ممکن ہے اس نے گامے کے ذریعے اچانک میری سوچ کو بریک لگ گئے۔ اگر غزالہ نے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے گامے کے ذریعے خوشی محمد کو ٹھکانے لگوا دیا تھا تو پھر اس نے قربانی کا بکرا اپنے خاوند کو کیوں بنایا؟ اس بات کا امکان تھا کہ غزالہ نے خود قاتل کو سخاوت کے کپڑے اور جوتے پہنا دیے ہوں، مگر یہ بات حلق سے نہیں اترتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو کیوں پھنسانا چاہتی تھی۔ جوں جوں سوچ رہا تھا الجھتا جا رہا تھا۔ رحیم بخش نے غزالہ کے بارے میں تازہ ترین انکشافات کر کے مجھے سوچ کے نئے زاویے ڈال دیے تھے۔ مجھے غزالہ کا وہ رویہ بھی یاد آ رہا تھا جو اس نے سخاوت علی کی گرفتاری کے وقت روا رکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر غزالہ سے سخت قسم کی پوچھ گچھ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے سخاوت علی کا خون آلود لباس اور خنجر کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری میں بھجوا دیا تھا۔ اس کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی۔ دوپہر کو ASI نور شاہ کو میں نے 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ریلی والا روانہ کر دیا کہ غزالہ کو لے کر آئے۔ میں نے اسے خصوصاً تاکید کر دی تھی کہ سخاوت علی کی ماں کو بھی ساتھ لیتا ہے۔ اسے میں نے ایک خاص مقصد کے تحت بلایا تھا۔ اگلا دن بڑا سنسنی خیز تھا۔ گزشتہ روز ASI نور شاہ ٹیلی والے سے واپس نہیں آ سکا تھا۔ اس کی وجہ وہ طوفانی بارش تھی جو غروب آفتاب سے کچھ ہی دیر پہلے شروع ہوئی تھی اور رات گئے تک جاری رہی تھی۔ مجبوراً نور شاہ کو چودھری ظفر علی کی حویلی میں رات گزارنا پڑی تھی۔ میں نے کل حسب وعدہ آدھے گھنٹے کے بعد سخاوت علی سے دوبارہ پوچھ گچھ کی تھی، مگر کوئی سود مند نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آج میں صبح اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو لیبارٹری سے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ آ گئی تھی۔ سخاوت علی کے لباس پر پائے جانے والے خون کے دھبے مقتول خوشی محمد کے ہی خون کے دھبے تھے۔ خنجر پر بھی مقتول کا ہی خون لگا ہوا تھا۔ اسی طرح آلہ قتل کی تصدیق ہو گئی تھی۔ خوشی محمد کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تقریباً 11 بجے نور شاہ غزالہ اور اس کی ساس، جس کا نام بعد میں نذیرہ معلوم ہوا تھا، اس کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ سخاوت علی کا ریمانڈ میں حاصل کر چکا تھا۔ اس پر سختی سے پہلے میں غزالہ کو ٹٹولنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نذیرہ بھی اندر چلی آئی۔ میں نے نور شاہ سے کہا، مائی کو ابھی باہر ہی بٹھاؤ، پہلے میں غزالہ کا بیان لوں گا، نذیرہ کی باری بعد میں آئے گی۔ نذیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرا پتر کہاں ہے؟ پتر سے بھی ملوا دیں گے، خیر سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ نور شاہ نے اسے بازو سے تھام کر باہر لے جاتے ہوئے کہا، تم برآمدے میں آرام سے بیٹھو۔ میں نے غزالہ سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے سامنے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں چند لمحوں تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ مسلسل خاموش رہی تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میرا سوال اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ الجھن آمیز لہجے میں بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی جی۔ میں نے تمہاری طبیعت پوچھی ہے، کوئی ریاضی کا پیچیدہ سوال نہیں پوچھا۔ میں نے اسے گھورا۔ وہ جذبر ہو کر بولی، میری طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپ نے میرے سر کے سائیں کو پھڑ کے حوالات میں بند کر دیا ہے، الٹا مجھ سے طبیعت پوچھتے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہارے خاوند سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، ایک انسانی جان لی ہے اس نے۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے تکتی رہی، پھر بولی، آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
तुम अगर चाहो तो अपने खामन को बचा सकती हो। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, फिर संजीदगी ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मैं भला क्या कर सकती हूँ जी? मैंने पूछा, 27 तारीख मंगल की रात सखावत अली कहाँ था? वो जी घर पर ही था, वो अटक अटक कर बोली। मैं उस रात जल्दी सो गई थी, वो दिन भर खेतों में इसकी मदद करती रही थी ना। रात के खाने के बाद आंख लगी तो फिर सुबह ही आंख खुली थी। मैंने पूछा, तुम पूरी रात बेखबर सोती रही थी, फिर इतने वसूख से किस तरह कह सकती हो कि सखावत अली उस रात घर पर ही था? मैंने तो उसे कहीं आते जाते नहीं देखा था जी। मैंने अचानक सवाल किया, सखावत अली ने खुशी मोहम्मद को क्यों कत्ल किया? मुझे क्या पता जी, तुम्हें सब पता है, मैंने डांट कर कहा। तुम्हारे हक में भी यही बेहतर है कि खुद ही बता दो, आप ख्वामख्वाह मुझ पर शक कर रहे हैं। देखो गुजाला बीबी, मैंने गुस्से को जब्त करते हुए उसे घूरा। मैं औरतों का बहुत एहतराम करता हूँ, मुझे किसी किस्म की सख्ती के लिए मजबूर ना करो। तुम मुसलसल झूठ बोलकर हकायक की पर्दापोशी कर रही हो। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच ना बताया तो मैं सखावत अली के साथ साथ तुम्हें भी हवालात में बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला जी। उसकी ढटाई दीदनी थी और एतमाद भरपूर। तुम खुशी मोहम्मद को नहीं जानती? मैंने घुर्रा कर कहा। यही बताया था ना तुमने? जी। मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में पूछा, और रजिया को भी नहीं जानती हो? वही रजिया जो शादी से पहले तुम्हारी गहरी सहेली हुआ करती थी। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैंने पहली मर्तबा उसे परेशान देखा। वो बार बार कुर्सी में पहलू बदल रही थी। मैंने कहा, मुझे तमाम हालात का पता चल गया है गुजाला बीबी। पूरा सखे की तुम्हारी और रजिया की दोस्ती का गवाह है। फिर तुम्हारे दरमियान बिगाड़ पैदा हो, इस बिगाड़ की वजह भी मुझे मालूम है। तुम खुशी मोहम्मद और रजिया के लिए अपने दिल में जिस किस्म के जज्बात रखती हो, उनका भी मुझे पता चल चुका है। इन हालात में खुशी मोहम्मद का कत्ल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, और तुम्हारी जात इस सिलसिले में शक से बालातर नहीं है। तुम गर्दन तक इस केस में मुलविस हो चुकी हो। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद दोबारा कहना शुरू किया, मैं सब कुछ साबित कर दूंगा, तुम बच नहीं सकोगी। जेल अब तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है। वो खौफजदा नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने बहुत सी बातें महज इस हकीकत को उबलवाने के लिए की थी। मेरा ख्याल था कि वो हालात की संगीनी को महसूस करके जुबान खोलने पर मजबूर हो जाएगी। मैंने उसकी परेशानी को बढ़ाते हुए कहा, तुमने किस तरह सखावत अली को आमादा किया कि वो खुशी मोहम्मद को कत्ल कर दे? मैंने कुछ नहीं किया जनाब। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद पसीजते हुए लहजे में इस्तफसार किया, गामे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कौन गामा? गामा डंगर चोर। ये कौन है जनाब? मैं तो इसे नहीं जानती। जेल में जाकर सब जानने लगोगी, मैंने तलख लहजे में कहा। फिर एक कांस्टेबल को आवाज देकर बुलाया। कांस्टेबल आया तो मैंने कहा, इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो। चलो बीबी आगे लगो, कांस्टेबल ने उखड़े हुए अंदाज में कहा। मेरे लहजे की सख्ती और कांस्टेबल के रवैये ने उस पर खातिर ख्वाह असर किया। वो मेरी तरफ मुड़कर बोली, थानेदार साहब, मैं आपसे कोई खास बात करना चाहती हूँ। इस वक्त उसका चेहरा खौफ के अमाजगा बना हुआ था और आंखों में एक अजीब सी दहशत तैर रही थी। शायद उसके असाब जवाब दे गए थे। मैंने कांस्टेबल को वापस जाने का इशारा किया। हम कमरे में तन्हा रह गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया। कुछ देर के बाद वो संभल गई और हरासा नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, गोया तुमने सच बोलने का फैसला कर लिया है? मुझे पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। वो नदामत से बोली, थानेदार साहब, मैं बेकसूर हूँ। खुशी मोहम्मद का कत्ल मेरे खावंद सखावत अली ने ही किया है। मुझे एक झटका सा लगा। मैं तेज आवाज में पूछा, क्या तुम्हें इस बात का पहले से पता था? मेरा मतलब है कि तुम्हें मालूम था कि सखावत अली खुशी मोहम्मद को कत्ल करने वाला है? उसने कई बार इरादा जाहिर किया था, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस पर अमल भी कर गुजरेगा। बकुए की रात क्या हुआ था? वो बोली, उस रात मैं वाकई पूरी रात सोती रही थी। फिर तुम इतने यकीन से किस तरह कह सकती हो कि कातिल तुम्हारा शोहर ही है? वो अजीब से लहजे में बोली, तमाम सबूत आपके पास मौजूद हैं। कातिल गिरफ्तार हो चुका है। थोड़ी फेंटी शेंटी लगाएंगे तो खुद ही कबूल कर लेगा। उसका तर्ज अमल एक मर्तबा फिर मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। आखिर में मैंने पूछ ही लिया, तुम्हें अपने शोहर से जरा भी हमदर्दी नहीं है?
غزالہ بی بی ہمدردی؟ میں نے کچھ اس طرح منہ بگاڑ کر کہا جیسے کوئی ناپاک چیز اس کے حلق سے اتر گئی ہو۔ اس جیسے جانور سے کون ہمدردی کر سکتا ہے؟ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ سخاوت علی انتہائی ظالم اور سفاک شخص تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ اسے بے دریغ پیٹ ڈالتا تھا۔ اسی کا حوصلہ تھا کہ وہ اس وحشی درندے کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اس سے علیحدہ ہو جائے، مگر سخاوت علی اسے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غزالہ کو سسکا سسکا کر مارے گا اور تڑپا تڑپا کر ہلکان کرے گا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا وہ تم پر ظلم کیوں کرتا تھا؟ اس نے تمہارا قصور بھی تو بتایا ہوگا۔ بتایا تھا اس نے قصور میرا، وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی۔ وہ کمینہ خصلت شخص میرے کردار پر شک کرتا تھا۔ میرا ذہن فوراً مقتول خوشی محمد کے باپ رحیم بخش کی طرف چلا گیا۔ اس نے غزالہ کے مشکوک کردار کے بارے میں بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم بخش نے غزالہ کو بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کیس کی کڑیاں ملنے لگی تھی۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں دریافت کیا، غزالہ بی بی تمہارا شوہر تمہارے کردار سے کیوں مشکوک تھا؟ بعض لوگ اپنی گندی فطرت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ جیسے وہ خود ہوتے ہیں دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، آئینے میں ہر شخص کو اپنا عکس ہی نظر آتا ہے۔ میں نے ذرا گھما پھرا کر سوال کیا، میں نے سنا ہے تم خوشی محمد سے شادی کی خواہاں تھی؟ اس کی آنکھوں میں خواب سے اتر آئے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، مگر وہ بہت گھٹیا نکلا۔ اس کٹنی کی لچھے دار باتوں میں آ گیا۔ مجھے دنیا بھر کے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے اس کے نقطۂ نظر سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے اپنے مطلب کا سوال کیا، غالباً کٹنی سے تمہاری مراد رضیہ ہے؟ میں اس ست خصمی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ اچانک بفر گئی۔ اس کی غزالی آنکھیں شعلے اگلنے لگی اور چہرہ تمتما اٹھا۔ مجھے اس وقت وہ ایک زخمی شیرنی کے مانند دکھائی دے رہی تھی، وہ جو جوش انتقام میں اپنے دشمن کو پلک جھپکتے ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے تیور دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ بتایا ہے کہ تمہارا شوہر کئی بار خوشی محمد کو قتل کرنے کا ذکر کر چکا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ خوابناک انداز میں بولی، اسے شک تھا کہ شادی سے پہلے خوشی محمد سے میرا ملنا جلنا تھا۔ اس شک کی بنیاد اس کی سانسوں میں اچانک تیزی آ گئی، پھنکار کر بولی، وہی لومڑی رضیہ، خدا اسے غارت کرے، اس کی نسلوں کا بیڑا غرق کرے۔ اس نے پہلے خوشی محمد کو ورگلایا، پھر میرے گھر کو بھی آگ لگائی۔ میرے بہلانے پھسلانے پر اس نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رضیہ اور غزالہ بچپن کی دوست تھیں۔ غزالہ نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ رضیہ نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی غزالہ کو خوشی محمد اچھا لگنے لگا۔ خوشی محمد کی طرف سے بھی مثبت رد عمل پا کر غزالہ نے عشقیہ خطوط کا سلسلہ شروع کیا۔ غزالہ چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کی جانب سے تمام خطوط اس کی رازدار سہیلی رضیہ ہی لکھ کر دیتی تھی، اور خوشی محمد کے خطوط بھی وہی اسے پڑھ کر سناتی تھی۔ غزالہ کا موقف یہ تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ رضیہ اس کی طرف سے خوشی محمد کو بھیجے جانے والے خطوط میں کیا کیا لکھ کر بھیجتی تھی اور خوشی محمد جواباً کیا لکھتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کر لیتی تھی جو رضیہ اسے بتاتی تھی۔ غزالہ کا خیال تھا کہ اس کی دوست نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اس کے اعتماد کو پارا پارا کر دیا تھا۔ وہ اس کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ خوشی محمد سے خود پنگے بڑھا رہی تھی اور دوسری جانب غزالہ کے کردار کے حوالے سے اس کے کان بھر رہی تھی۔ نتیجہ اسی وقت سامنے آیا جب خوشی محمد کے باپ نے غزالہ کا رشتہ ٹھکرا کر رضیہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ اس واقعے کے بعد غزالہ کو رضیہ اور خوشی محمد کی صورتوں سے نفرت ہو گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا اور اس نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، چند روز پہلے کی بات ہے، ڈاکیا دوپہر میں ہمارے گھر ایک خط دے گیا۔ اس وقت سخاوت علی گھر پر ہی تھا اور صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں تو پڑھنا نہیں جانتی ہوں، میں نے وہ خط سخاوت علی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خط پر نظر ڈالتے ہی کھانا چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ غضبناک ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ کینہ توڑ نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر منہ پھاڑ کر دھاڑا، تو اب تمہارے گیانوں کے خط بھی آنے لگے ہیں۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، کس کا خط ہے؟ وہ حسیلے لہجے میں بولا، اسی یار کا جس کے ساتھ شادی سے پہلے لکن میٹی آنکھ مچولی کھیلتی رہی ہو۔ تخمِ بد کا محبت نامہ ہے،
तुम्हारे ही नाम है। वो खत को खोलते हुए बड़बड़ाया, जरा देखूं तो तुम्हारे मजनू ने क्या लिखा है। वो जैसे जैसे खत की तहरीर पढ़ रहा था उसका चेहरा मुतगय्यर होता जा रहा था। खत खत्म करने के बाद वो गरजा, तुमने तो मेरी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है कलमुही। फिर इस पर जुनून सवार हो गया और वो लातों घूंसों से मुझ पर बरस पड़ा। वो हत्तिल मकदूर अपना दफा कर रही थी मगर पेश नहीं चल रही थी। उस बिफरे हुए जंगली सांड से भला मेरा क्या मुकाबला था। नतीजे के तौर पर मैं पिटती रही और आंसू बहाती रही। इस दौरान में उसकी माँ भी आ गई जो काफी देर से गांव ही के एक घर में गई हुई थी। माँ को देखकर उसके हाथ रुक गए मगर वो मेरे सर पर खड़ा फनकारता रहा और खतरनाक नताइज की धमकियां देता रहा। खुशी मोहम्मद के हवाले से तो वो शादी के बाद ही से मेरा नाक में दम किए हुए था मगर इस ताज़ा तरीन खत ने उसे आग बबूला कर दिया। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारा चूंडा और नाक काटकर घर से निकाल दूं, वो जहर आलूद लहजे में बोला, मगर मैं इतनी आसानी से तुम्हें जान नहीं बख्शूंगा। पहले मैं तुम्हारे आशिक को जिंदा दफन करूंगा, फिर तुम्हारी बोटी बोटी काटूंगा। गजाला ने हिचकी आमेज अंदाज में कहा, मुझे क्या पता था कि वो अपनी धमकी पर अमल भी कर डालेगा। मैंने तस्दीकी अंदाज में सवाल किया, यानी तुम्हें यकीन है कि सखावत अली ही ने खुशी मोहम्मद को कत्ल किया है? मलिक साहब, मैंने अपनी कब्र में जाना है, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। सच्ची बात तो यह है कि मैंने अपनी आंखों से उसे कत्ल करते हुए नहीं देखा, पर उस जैसे वहशी दरिंदे से कुछ बैद भी नहीं है। मैंने एक दूसरे अंदाज में उसे कुरेदा। गुजाला बीबी, तुम्हारा बयान है कि वकूआ की रात तुम बेखबर सोती रही थी और तुम्हें मालूम नहीं, यानी तुम्हें यकीन से नहीं कह सकती कि उस रात तुम्हारा शौहर रात भर क्या करता रहा था। मैंने अपना जुमला अधूरा छोड़कर उसकी जानिब देखा। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, जरा सोच कर बताओ, उस रात सखावत अली ने कौन से कपड़े पहन रखे थे? वो जल्दी से बोली, वही जनाब जिन पर खून लगा हुआ था और जो आपके पड़ोले पर से मिले हैं। मैंने अगला सवाल किया, यानी जब तुम सुबह उठी तो सखावत अली के जिस्म पर कोई दूसरा लिबास था? वो चौंक उठी। ये तो मैंने ख्याल ही नहीं किया था, जाने क्यों पहले मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया। सुबह सखावत अली ने दूसरा लिबास पहन रखा था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो रात वाला लिबास नहीं था। अब सारी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। अगर गजाला के बयान को मनोअन सच समझ लिया जाता तो सखावत अली 100% कातिल था, मगर मेरे नुक्ते नज़र से अभी बहुत बातें वजाहत तलब थी। मसलन मकतूल खुशी मोहम्मद की शादी को 1 साल गुजर चुका था और बकौल सखे की वालों के उसकी अज़दवाजी जिंदगी खुशहाल और खुशगवार थी। ऐसी सूरत में उसका गुजाला के नाम आशिकाना खत लिखना समझ में नहीं आता था। रहीम बख्श के अलावा मैंने पिंड के 2-4 मोअज़्ज़ज़ लोगों से भी गजाला के चाल चलन के बारे में दरियाफ्त किया था। उनकी राय भी गजाला के बारे में अच्छी नहीं थी, इसलिए गजाला की कहानी पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता था। इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी थी और ये तस्दीक सखावत अली ही कर सकता था। उसके अलावा भी एक बात मेरे जहन में खटक रही थी और वो थी खोजी बाबे का तज्जिया। मैंने गजाला से कहा कि वो बाहर जाकर बैठे और उसकी सास नज़ीरा को अंदर बुला लिया। चाची नज़ीरा, मैंने उसके बैठते ही कहा, तुम्हारा बेटा बुरी तरह फंस चुका है, अब उसका बचना मुमकिन नहीं। तुम्हारी बहू ने उसके खिलाफ बयान दे दिया है। मैंने दानिस्ता गजाला के बयान का हवाला दिया था ताकि हकीकत से पर्दा उठ सके। क्या कहा है गजाला ने? वो पुरतशवीश नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली। उसने क्या बयान दिया है? मैंने कहा, उसने बताया है कि सखावत अली ही ने खुशी मोहम्मद का कत्ल किया है। वो बेहया झूठ बोलती है। अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए वो मेरे बेटे की गर्दन फंसा रही है। कौन से करतूत? जब उसे कोई लाज ही नहीं आई तो मैं भी क्यों उसकी शर्म रखती फिरूं? नज़ीरा अचानक फट पड़ी। पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैं इसको ब्याह कर लाई थी। उसने मेरे शेर जैसे जवान बेटे को रोग लगा दिया। दिन रात सुलगता रहता है। मैं तो पछता रही हूँ उस वेले को जब ये काली हनेड़ी मेरे घर में दाखिल हुई थी। उसने तो हमारे मुंह पर कालक मल दी है थानेदार साहब, और अब ये डाइन मेरे गबरू पुत्र का कलेजा खाना चाहती है। मैंने मजीद 2-4 सवालात किए। नज़ीरा के जवाबात का लुबे लबाब ये था कि गजाला ने अपने अंदाज़ो अतवार से ही उनकी नाक कटवा दी थी। उसके बयान में हो सकता है कि सास बहू की चश्मक का भी दखल रहा हो, मगर मैं रहीम बख्श और दीगर मौजूदीन सखे की आरा को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था।
मैंने नजीरा से उस दिन की मारपीट की तस्दीक भी की जब गुजाला के नाम खुशी मोहम्मद का खत आया था। उसने इस हवाले से सखावत अली की हमायत करते हुए गजाला को बेलबास गालियों में तोल दिया था। मैंने गजाला और नजीरा के तहरीरी बयान पर उनके अंगूठे लगवाए और उन्हें जाने की इजाजत दे दी। साथ ही मैंने उन्हें ये ताकीद भी कर दी कि वो गांव से बाहर जाने की कोशिश हरगिज ना करें और अगर जाना नागुज़ीर हो तो पहले थाने में इतला करें। नजीरा चीख कर बोली, ना बाबा, अब तो मैं इस बेगैरत को अपने घर में दाखिल भी ना होने दूंगी। मेरी जाती है जूती। गजाला ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, मेरा अब्बा भी थाने आया हुआ है, वो भी पहुंचा है, बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। मैं अब सीधी अपने घर जाऊंगी, जरा सखावत को छूट जाने दो। नजीरा ने भी हवा में हाथ चलाए। 3 तलाकें ना दिलवा दी तो मेरा नाम बदल देना, मैं तुम्हारा हुलिया भी बदल दूंगी, बूढ़ी मनहूस। गजाला ने उसे घूरा, और तुम्हारा सोना चांद छूटने वाला नहीं है। ऐसे कातलों को तो फौरन फांसी लगा देना चाहिए। हाय वे रब्बा, मैं मर जावा। नजीरा दोनों हाथ मलते हुए बोली, इस काली जुबान वाली को उठा ले मेरे सोने रब्बा। मेरा ख्याल था कि वो एक दूसरे को कोस कास कर वहां से चली जाएंगी, मगर सूरत हाल अचानक संगीनी इख्तियार कर गई। गजाला ने आगे बढ़कर नजीरा के बाल पकड़ लिए थे और उसे एक जोरदार झटका देकर जमीन पर गिरा लिया था। मुझे हैरत हुई कि वो दोनों गुज़श्ता 5 माह से एक छत के नीचे किस तरह अमन अमान से रह रही थी। मजबूरन मुझे मुदाखलत करना पड़ी। मैंने गरज कर कहा, बंद करो ये तमाशा, ये थाना है, कोई अखाड़ा नहीं है। इतनी देर में कांस्टेबल ने कोशिश करके उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। नजीरा पूरे वजूद से कांप रही थी और धीमी आवाज में हाय वाय कर रही थी। गजाला अभी मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, यानी यकीनन सास को सलावातें सुना रही होगी। कुछ ही देर के बाद मैंने उन्हें वहां से रवाना कर दिया। नजीरा अपने गांव टहलीवाला चली गई, जबकि गजाला अपने बाप मोहम्मद हुसैन के साथ अपने मेके सखे की रवाना हो गई। सखावत अली को जब मालूम हुआ कि उसकी बीवी ने उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया है तो वो आग बगूला हो गया। फिर जब उसे पता चला कि गजाला ने उसके खिलाफ बयान दिया है तो वो आपे से बाहर हो गया। जुनून की सी कैफियत, उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और बेतहाशा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हवालात की दीवारों से सर टकरा टकरा कर उसने खुद को लहूलुहान कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया। बाद अज़ां जब वो जरा नॉर्मल हुआ तो उसने मुझे बताया कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उसे फंसाने की साजिश की गई है। उसका ख्याल था, ताहम वो अपने ख्याल की तस्दीक के लिए कोई सबूत पेश ना कर सका। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। कत्ल के अक्सर मुजरिम जब पूरी तरह कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और उन्हें बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो वो भी यही मौकफ इख्तियार करते हैं कि उन्हें बाकायदा किसी साजिश के तहत फांसा गया है। सखावत अली के रिमांड को चौथा रोज था। उस दिन मैं जरा देर से थाने पहुंचा था। मैंने थाने के बरामदे से गुजर रहा था कि अंदरूनी कमरे से मुझे किसी शख्स के बिल बनाने की आवाज सुनाई दी। मैं समझा शायद सखावत अली से मेहमान नवाजी जताई जा रही है। अंदर पहुंचने के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। हवालदार बरकत अली एक लहीम शहीम गंजे सर वाले शख्स की खातिरदारी में मसरूफ था। गेंडे नुमा गोश्त के पहाड़ को चटाई पर औंधे मुंह लटाया गया था और 4 कांस्टेबलों ने उसके हाथ पांव बड़ी मजबूती से जकड़ रखे थे। हवालदार बरकत अली सांस खींचकर 9/4 के लीटर से मज़कूरा शख्स की तशरीफ पर चित्रोल कर रहा था। मेरे इस्तफसार पर मुझे बताया गया कि वो गुलाम अहमद उर्फ गामा मवेशी चोर था। मैं उसका नाम सुनते ही चौंक उठा। कहाँ से पकड़ा है इसे बरकत अली? हवालदार बरकत अली ने मेरी मौजूदगी को महसूस करके हाथ रोक लिया था। उसने बताया, मलिक साहब, ये मरदूद खुद ही यहाँ पहुँचा दिया गया है। रात की अपनी कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया था। अभी थोड़ी देर पहले 3 अफराद इसे थाने छोड़कर गए हैं। रात भर उन्होंने भी इसकी खूब तवाज़े की है। अब हमारी बारी है। ठीक है, मैंने कहा, जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए तो इसे मेरे कमरे में ले आना। ओके सर। हवालदार ने मुझे सल्यूट मारा। मैं वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अपने कमरे में दाखिल होने से पहले मेरे कानों में गामे की कर्बनाक चीख गूंजी। हवालदार बरकत अली ने मुनक़ता सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया था। मैंने हेड मुहर्रिर को अपने कमरे में बुलाया और उससे गामे के बारे में पूछा। वो बोला, मलिक साहब, कुछ देर पहले पिंड मंढोरा कलां से 3 आदमी आए थे। उन्होंने गुज़श्ता रात गामे को एक जमींदार हशमत राय के बाड़े में मवेशी खोलते हुए पकड़ लिया था। अब उसे हमारे हवाले कर गए हैं। गामा मवेशी चोर हमारे लिए बहुत अहम था। वो मौके वारदात से फरार होते हुए देखा गया था। मैंने एक कांस्टेबल को भेजकर फौरन खोजी बाबे को बुला लिया। दोपहर तक मैं बहुत मसरूफ रहा।
मुख्तलिफ फरियादियों को निपटाता रहा। मुझे जरा फुर्सत मिली तो हवालदार बरकत अली गामे को मेरे कमरे में ले आया। उस वक्त तक उसकी अच्छी खासी हजामत बन चुकी थी। गामे के चेहरे पर सबसे नुमाया चीज उसकी हैवी ड्यूटी मूंछें थी, जो उसने बिल्कुल गामा पहलवान स्टाइल की रख छोड़ी थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने उसे डांट कर पूछा, ओए डंगर, तुमने खुशी मोहम्मद को क्यों कत्ल किया? जनाब, मैंने तो जिंदगी में एक मुर्गी तक ज़िबा नहीं की। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, खुशी मोहम्मद को मैंने कत्ल नहीं किया। हवालदार ने उसके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुम्हें मौका वारदात से फरार होते हुए देखा गया है। मौलवी अब्दुल रहमान ने खुद अपनी आंखों से देखा है। मौलवी अब्दुल रहमान ने ऐसी कोई तस्दीक नहीं की थी। उसने महज एक शख्स को बाड़े में से कूदकर फरार होते हुए देखा था। हवालदार ने गामे से सच चुगलवाने के लिए ये जारहाना रवैया इख्तियार किया था। वो बोलते क्यों नहीं गोंगलू की औलाद। बरकत अली ने उसके सर के चटियल मैदान पर चपत रसीद करते हुए कहा, मलिक साहब कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। वो मेज के नीचे घुसकर मेरे कदमों से लिपट गया। जनाब, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ढोर डंगर ही चोरी करता हूँ। वो रोते हुए बोला, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने किसी खुशी मोहम्मद को कत्ल नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं। ओए लकड़ी के बांदर, बाहर निकल। हवालदार ने उसे कुर्ते से पकड़कर बाहर घसीटने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश कामयाब ना हो सकी। एक तो गामा वजनी था, दूसरे वो मेरी टांगों से बुरी तरह चिमटा हुआ था। वो सिपाहियों ने बरकत अली की मदद की और खींचकर गामे को बाहर निकाला। वो चोर जिसकी दहशत आले दुआले के गांवों को अपने हिसार में लिए हुई थी, उस वक्त एक सूखे पत्ते की तरह कपकपा रहा था। मैंने कड़क कर पूछा, तुम्हारी खुशी मोहम्मद से क्या दुश्मनी थी? कोई नहीं सरकार, आप किस खुशी मोहम्मद का पूछ रहे हैं? वही खुशी मोहम्मद, तेरी बेबे का यार, जिसे तूने सखेकी में उसके बाड़े के अंदर चारपाई के ऊपर 27 तारीख को मंगल की रात खंजर के वार करके मौत के घाट उतार दिया था। कुछ याद आया? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, तो हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। हमने तुम्हारा खुरा भी निकलवा लिया है। सखेकी से निकलकर कोट कशाल की तरफ गए थे या फिर टैलीवाला की जानिब? सच सच बताओ, तुमने किसके एमा पर खुशी मोहम्मद का खून किया? क्या वो लड़की तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? मैंने अंधेरे में एक तीर चलाया जो खता गया। वो थर थर कांपने लगा। जनाब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी लड़की को नहीं जानता, ना ही मैं कत्ल जैसे मामलात में पड़ता हूँ। मैं तो बस डंगर चोरी करता हूँ। रब दी सौ, आप मेरी बात का यकीन करें, उस रात मैं भी डंगर चोरी करने ही गया था। मगर ओए अगर मगर क्या करते हो, जिन की औलाद? हवालदार ने उसकी पीठ पर ठोकर मारी। पूरी बात बताओ। वही बता रहा हूँ सरकार। वो एक झुरझुरी लेकर बोला, मैं तो डंगर चोरी करने के इरादे से ही बारे में दाखिल हुआ था, मगर वहां का नक्शा देखकर तो फरिश्ते भी छोड़ गए थे। मैं जैसे कूद कर बाड़े में गया था वैसे ही वापस निकल आया और कोट कुशाल की जानिब दौड़ लगा दी। मुझे याद है जब मैं बाड़े से निकलकर गली में दौड़ रहा था, किसी ने आवाज देकर मुझे रोकने की कोशिश भी की थी, पर मैं जो कुछ बाड़े में देख चुका था उसके बाद तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या देख लिया था तुमने वहां? एक लाश। उसने एक मर्तबा झुरझुरी ली और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलकर बोला, ये तो आपसे अभी मुझे पता चला है कि वो किसी खुशी मोहम्मद की लाश थी। मैं तो उसे देखते ही खौफजदा हो गया था। उसका पूरा बदन खून में नहाया हुआ था। मैंने उसे डांटा, ओए उल्लू के तुखम, तुमने अंधेरे में कैसे देख लिया कि उसका पूरा बदन खून में नहाया हुआ था? मैं उसके करीब गया था जी। वो जल्दी से बोला, ये तो हमें करना ही पड़ता है जनाब। अगर कोई शख्स जानवरों के पास सोया हुआ हो तो हम उसको रुमाल सुंघा देते हैं। उस रुमाल पर एक मखसूस दवाई लगी होती है। सांस के साथ वो दवाई सोने वाले के फेफड़ों में चली जाती है और वो सो जाता है। इस तरह हम अपना काम बआसानी सर अंजाम देते हैं। हमसे तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने पूछा। क्या तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? अगर वो सिर्फ मवेशी चोरी में पकड़ा गया होता तो मुमकिन था वो अपने साथियों के बारे में कभी जुबान न खोलता, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। उसकी गर्दन एक कातिल के तौर पर जल्द ही फांसी के पंधे तक पहुंचने वाली थी। जान पर बन आए तो आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों की उसे परवाह नहीं होती। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, आहो जी, मेरे साथ 3 अफराद और भी थे। हमने इलाके बांट रखे हैं और चोरी शुदा मवेशी एक दूसरे के इलाके में जाकर बेचते हैं। इस तरह हमारे पकड़े
पकड़े जाने के इम्कानात बाकी नहीं रहते। एक लम्हे के वक्फे के बाद उसने कहा, पर किस्मत ही खराब हो तो बंदा पकड़ा ही जाता है। सिर्फ पकड़ा ही नहीं जाता बल्कि अगले जहान भी पहुंच जाता है। मैंने कहा, कत्ल के केस में छूटना बहुत मुश्किल होता है बच्चू। वो मेरी मिन्नतें करने लगा और गिड़गिड़ा कर मुझे यकीन दिलाने लगा कि वो कातिल नहीं है। उसने अपने 3 साथियों के नाम भी बता दिए। उनका ताल्लुक पिंडी, भटिया, हाफिजाबाद और किला देदार सिंह से था। गामा गुज़श्ता रात मंढोरा कलां से पकड़ा गया था। मवेशी चोरी करना एक अलग मामला था। मेरे नजदीक खुशी मोहम्मद के कत्ल की ज्यादा अहमियत थी, मगर गामे के बयान से अंदाजा होता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुशी मोहम्मद की मौत का वक्त रात 2 और 3 के दरमियान बताया गया था, जबकि गामे को बाड़े से निकलते हुए तकरीबन फजर से पहले देखा गया था। इस लिहाज से गामा खुशी मोहम्मद के कत्ल में मुलविस नजर नहीं आता था। ताहम कोई हतमी राय कायम करने के लिए मुझे खोजी बाबे का इंतजार था। ओए गामे गानी वाले, गामे मवेशी चोर ने गले में तलाई तावीजों वाली गानी यानी हार पहन रखा था। जरा ये तो बताओ कि तुम कल रात पकड़े कैसे गए? तुम्हारे पास तो सूंघाने वाला रुमाल होता है। मैं खुशी मोहम्मद के कत्ल के जिक्र की बजाय उसके कारनामों में दिलचस्पी ले रहा था। देखकर गामा कदरे मुतमईन नजर आने लगा। उसने बताया, लो जनाब, कुछ ना पूछो जी, मैं तो मुगालते में मारा गया था। मैंने अपनी तरफ से तो बंदे को बेहोश कर दिया था, मगर वो हकीकत में बेहोश नहीं हुआ था। या तो वो था ही सख्त जान या फिर दवाई का असर रुमाल में से कम हो चुका था। बहरहाल मैंने जैसे ही एक पूरी मज के रस्से पर हाथ डाला, उसके गले में बंधी हुई टली घंटी बज उठी। उसके साथ ही वो बंदा जो मवेशियों की राखी पर मामूर था वो जाग गया। उसने जागते ही चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, थोड़ी देर में वहां कई अफराद जमा हो गए। मैंने कोशिश तो बहुत की मगर फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। उन्होंने चारों तरफ से मुझे डांगों और सोटों के साथ कूटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार उभर आए। वो बात जारी रखते हुए बोला, हाय रही सही कसर हवालदार साहब ने पूरी कर दी। अभी तो इब्तिदा हुई है गामे गंजू। मैंने कहा, अब तो तुम्हारी सारी जिंदगी जेल के सुलाखों के पीछे गुजरनी है। माई बाप आज माफ कर दें। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मेरे बाप की तौबा जो आज के बाद किसी पराये डंगर को हाथ भी लगाऊं। मैं कसम खाकर कहता हूं जनाब। मैंने कहा, तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिलने वाली गामे पहलवान। ये कत्ल का मामला है। वो दहशतनाक चोर एक हकीर जानवर की तरह मेरी खुशामद में लगा हुआ था। थानेदार साहब, मैं चोर जरूर हूँ मगर कातिल नहीं हूँ। आप किसी गलत फहमी में मुझे फाए चढ़ाकर ख्वामखा एक बेगुनाह का खून अपनी गर्दन पर न लें। उसके लहजे में मुतासिर कुन बेचारगी थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आके बताया, मलिक साहब, बाबा खोजी आ गया है, उसे फौरन अंदर भेजो। दूसरे ही लम्हे बाबा मेरे रूबरू खड़ा था। मैंने गामे की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये गामा मवेशी चोर है। जरा इसके नंगे पांव का खुरा चेक करना। तुम्हें याद है ना उस दिन? फिक्र ही ना करें सरकार। खोजी बाबे की याददाश्त बहुत अच्छी है। वो मेरी वजाहत से पहले ही बोल उठा। फिर गामे को मुखातिब होकर बोला, ओए चोर की औलाद, आजा मेरे पीछे। वो गामे को अपने साथ थाने के कच्चे सहन में ले गया। जूते उतरवा कर उसे कुछ देर तक कच्ची जमीन पर चलाता रहा। फिर मेरे पास आकर अपनी माहिराना राय दी। मलिक साहब, यही शख्स बाड़े से निकलकर कोट के शाल की जानिब गया था और वो खुरा जो टैली वाला के रास्ते पर मिला था, आम नंगा पांव और किंग साइज खुसा। बाबा चाचा नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, वो नंगा पांव गामे के पांव से बहुत मुख्तलिफ था। उस वक्त मेरे और बाबे खोजी के सिवा कमरे में कोई नहीं था। गामे को मैंने हवालदार के हवाले कर दिया था। मैंने तशवीशनाक नजरों से खोजी बाबा को देखा और फिर पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि गामे का खुरा टहली वाला की जानिब नहीं गया था? जनाब, टहली वाला पिंड की जानिब तो किसी का भी खुरा नहीं गया था। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। अलबत्ता टहली वाला की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो खुरा मिला था जिसका एक पांव में गैर मामूली बड़ा खुस्सा था और दूसरा पांव नंगा था जो आम इंसान के पांव के बराबर था। ये खुरा भी कुछ आगे जाकर जामन के एक दरख्त के नीचे खत्म हो गया था। वहां से हम घोड़े के खुरे की मदद से टहली वाला पहुंचे थे और सखावत अली को गिरफ्तार कर लिया था। मेरा मतलब यही था। मैंने उकताहट आमेज लहजे में कहा, तुम्हें यकीन है कि ये शख्स गामा मवेशी चोर उस रात टहली वाला की जानिब नहीं गया था? वो फखरी अंदाज में सीना फुलाकर बोला, मलिक साहब, मैंने ऐसे ऐसे चोरों और डाकुओं के खुरे भी निकाले हैं जिन्होंने पांव पर मोम जामे की थैलियां चढ़ाकर वारदातें की थी। मेरा इल्म गलत नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है,
अब तुम जाओ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारे ताउन का बहुत शुक्रिया। सूखे शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मलिक साहब, वो एक आंख दबा कर बोला। अभी तक मुझे मेरा इनाम नहीं मिला। मैंने कहा, अभी तक असल कातिल का फैसला नहीं हो सका, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कातिल को पकड़ना या छोड़ना आपका काम है सरकार। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मुझे मेरा इनाम मिलना चाहिए। मैंने मसलहत के पेश नजर अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर उसे देते हुए कहा, लो ये रख लो, अपने पास से दे रहा हूँ। उसने नोट शलवार के एक खीसे यानी बड़ी जेब में डालने के बाद मुझे एक जोरदार सल्यूट मारा और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला गया। आजकल 200 रुपए की कोई खास वैल्यू नहीं है, मगर उस जमाने में इसे अच्छी खासी रकम समझा जाता था। तफ्तीश की गाड़ी एक मर्तबा फिर रुक गई थी। गामा मवेशी चोर की जात शक्को शुबे के दायरे से निकल गई थी, मगर अभी उस पर दीगर मुकदमात चलने थे। ताहम मेरे नजदीक पहली अहमियत खुशी मोहम्मद के कत्ल वाले केस की थी। शहादतें और सबूत सखावत अली की जानिब इशारा करते थे, मगर गुज़श्ता 5 रोज में उसको जितनी फैंटी लग चुकी थी और मैंने तफ्तीश के जो गुर आजमा लिए थे वो किसी आदि मुजरिम से भी इकबाल करवाने के लिए काफी थे। लेकिन अभी तक सखावत अली ने खुशी मोहम्मद के कत्ल का इकरार नहीं किया था। अब ले दे के गजाला ही एक ऐसी हस्ती बचती थी जिस पर अगर सख्ती की जाती तो शायद कोई सुराग मिल जाता। अब तक उसने जो बयान दिया था मैं उसे पूरी तरह मुतमईन नहीं था। मैंने दूसरे रोज गजाला को पूछगछ के लिए दोबारा बुला लिया। इस सिलसिले में मैंने एक कांस्टेबल को सखे की रवाना किया। सास से झगड़े के बाद वो टहली वाला जाने की बजाय अपने मेके सखे की चली गई थी। कांस्टेबल को थाने से निकले हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि गजाला का बाप मोहम्मद हुसैन अपनी बीवी सदीका के साथ रोते पीटते हुए पहुंच गया। थानेदार साहब, हम तो लुट गए। मोहम्मद हुसैन ने रोते हुए कहा, हमारी गजाला को वो ले गया, हमारी आंखों के सामने ले गया जी। मैंने कुछ ना समझते हुए सवाल किया, कौन ले गया गजाला को, क्या हुआ है? अक्कू बदमाश मेरी तीनों चुक्के ले गया है जनाब, सदीका ने सीना को भी करते हुए कहा। ये कैसा अंधेर मच गया है, अब तो किसी शरीफ आदमी की इज्जत भी महफूज नहीं रही। मैंने अक्कू बदमाश का नाम सुन रखा था, उसका ताल्लुक सखे की गांव ही से था, मगर वो अपने गांव की किसी औरत को क्यों उठाकर ले गया था ये बात समझ में नहीं आई थी। और वो औरत भी जिसका शोहर कत्ल के इल्जाम में अदालती रिमांड पर मेरे थाने के हवालात में पड़ा था। मेरा जहन बस बरक रफ्तारी से सोच रहा था। मैंने मोहम्मद हुसैन से पूछा, ये कब की बात है? आज सुबह जनाब, बिल्कुल तड़के वेले। तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी थी? मोहम्मद हुसैन की बजाय उसकी बीवी ने जवाब दिया, हमारी बदमाशों और लुच्चे लफंगों से ना दोस्ती है और ना किसी किस्म की दुश्मनी। कोई बदमाश किसी औरत को खामखा उठाकर नहीं ले जाता बीबी, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। और औरत भी शादीशुदा। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, सच सच बताएं हकीकत क्या है? आप भी कैसे बातें करते हैं थानेदार साहब, मोहम्मद हुसैन ने कहा। एक तो मेरी बेटी अगवा हो गई है और आप हम पर ही शक कर रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? मैंने कहा, इंसाफ की बात तो बाद में होगी। मोहम्मद हुसैन, पहले ये बताओ कि जब अक्कू बदमाश तुम्हारी बेटी को अगवा करके ले जा रहा था वहां और कौन कौन था? मौका पर तो कोई नहीं था जी, बस मैं और सदीका ही थे, उसने बताया। अक्कू ने हमें राइफल के निशाने पर रखा हुआ था और वो हमारी नजरों के सामने गजाला को कंधे पर डालकर ले गया। बाद में हमारे शोर मचाने से आसपास के गुआंढी पड़ोसी जमा हो गए थे। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि फौरन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए और सीधे हम आपके पास चले आए। अक्कू तुम्हारी बेटी को उठाकर किस तरफ गया है? उसका रुख तो उसी तरफ था जनाब, रसूलपुर तारड़ की तरफ, पर खुदा जाने वो किधर गया है। मैंने सुना है अक्कू का घर भी सखे की ही में है। कभी था जनाब, अब तो पता नहीं कहाँ रहता है। गुंडों और बदमाशों का क्या भरोसा जनाब, मैंने पूछा। और उसके घर वाले? वो अरसा हुआ सखे की छोड़कर मंढोरा कलां चले गए हैं। मैंने सदीका से कहा, वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठे। वो चली गई तो मैंने मोहम्मद हुसैन की आंखों में झांकते हुए थानेदाराना अंदाज में कहा, मुझे तो तुम खासे माकूल आदमी नजर आते हो मोहम्मद हुसैन। मैं समझा नहीं सरकार। उसकी आंखों में उलझन तैर रही थी। देखो मोहम्मद हुसैन, मैं थानेदार हूँ, जरा मुख्तलिफ किस्म का। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, मैं सीधे लोगों के साथ सीधा रहता हूँ और उनकी भरपूर मदद भी करता हूँ, मगर जो लोग मेरे साथ हेर फेर से काम लेते हैं ना, तो उनके साथ बुरा पेश आता हूँ। सरकार, मुझसे कोई खता हो गई? उसने सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। सच सच बताओ मोहम्मद हुसैन, अक्कू बदमाश ने गजाला को क्यों अगवा किया है? अजीब बदमाशों का तो काम ही है। तो मैं समझ लूं कि तुम हकीकत मुझसे छुपाना चाहते हो।
मैंने उसकी बात कतई करते हुए डांट कर कहा, अक्कू से तुम्हारी दुश्मनी है? वो मेरे अंदाज को देखकर सहम गया। जल्दी से बोला, जनाब हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो खामखा गजाले के पीछे पड़ गया था। क्या मतलब पीछे पड़ गया था? वो गजाला से शादी करना चाहता था। मैंने पूछा, ये कब की बात है? गजाला की शादी से बहुत पहले जनाब, मोहम्मद हुसैन ने बताया। पर आप ही बताएं थानेदार साहब, मैं एक बदमाश से अपनी बेटी की शादी कैसे कर देता? तुमने शादी से इनकार किया तो उसने क्या रद्द अमल जाहिर किया? वो बोला, कुछ भी नहीं जनाब, वो तो खामोशी से चला गया था। मुझे उसके जवाब पर हैरत हुई। मैंने पूछा, उसने कोई धमकी नहीं दी थी? बिल्कुल नहीं जनाब, गजाला की शादी के वक्त वो सके की में ही था। मोहम्मद हुसैन ने बताया, शादी से इनकार के बाद वो ऐसा गायब हुआ था कि हमने दोबारा से गांव में नहीं देखा और अब अचानक उसने गजाला को अगवा कर लिया। मैंने रोलर को अपनी बाईं हथेली पर मारते हुए कहा, कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? मैंने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया जनाब। मैंने कहा, मोहम्मद हुसैन तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव में चंद रोज पहले खुशी मोहम्मद का कत्ल हो गया था। कत्ल के शुबे में तुम्हारा जवाई इस वक्त हमारे थाने में बंद है। उसके खिलाफ पक्के सबूत है हमारे पास, हत्ता कि तुम्हारी बेटी ने भी उसके खिलाफ बयान दिया है। इस सूरत हाल में कोई भी मामूली सा ज़हीन शख्स क्या सोचेगा? तुम ही बताओ, इससे क्या नतीजा निकालें? गजाला का बयान है कि सखावत अली ने खुशी मोहम्मद का कत्ल किया है और वजह कत्ल उसका मशकूक किरदार है। अब गजाला को बदमाश घर से उठा कर ले जाता है तो उसका मतलब क्या है? उसे पता चल चुका था कि गजाला ने हमें क्या बयान दिया था। जब हालात की संगीनी इस पर वाज़ेह हुई तो उसका रंग उड़ गया। वो खौफनाक नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम बाप हो मोहम्मद हुसैन, मैं तुम्हारी नाजुक पोजीशन समझ रहा हूँ और तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। मामला तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो, कानून की मदद करो, तुम्हारे ही फायदा है। वो अचानक फट पड़ा। उस बदबख्त ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने जैसे तैसे करके उसकी शादी की थी। खुदा का शुक्र अदा किया था कि चलो सर से बोझ उतरा, अब सुकून से मर तो सकूंगा। पर मुझे क्या पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। काश मैं ये मौका आने से पहले मर गया होता। तो उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। अब मोहम्मद हुसैन से मजीद कुछ पूछने की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। सारी बात रोज़ रोशन की तरह अयां हो गई थी कि गजाला के किरदार के इतने पहलू मेरे सामने आ चुके थे। मेरी तवज्जो बस इसी पर मरकूज होकर रह गई थी। मुझे तो शक होने लगा था कि उसे अक्कू बदमाश ने अगवा नहीं किया, बल्कि अगवा का सोचा समझा ड्रामा रचाया गया है और वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। मैंने कहा, मोहम्मद हुसैन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। वो मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। खुशी मोहम्मद के कत्ल से जो सनसनीखेज सिलसिला शुरू हुआ वो वक्त गुजरने के साथ साथ फैलता ही चला गया और इस पूरे खेल में गजाला कलीदी हैसियत रखती थी और गजाला को अक्कू बदमाश ने अगवा कर लिया था। मैंने टहरी वाला में जब पहली मर्तबा गजाला को देखा था तो उसके हुस्न से मुतासिर हो गया था। उसके हुस्न में एक अजीब सा तजाद था। कभी वो इंतहाई मासूम और बेज़रर दिखाई देती थी, कभी महसूस होता था कि वो अपनी एक नजर से कत्ल कर डालेगी। उस पर उसकी बेबाकी ने उसकी दिलकशी को फजूतर कर दिया था। जोबन उसके अंग अंग से फूटा पड़ता था, मगर कोई भी मर्द पहली नजर पर उस पर आशिक हो सकता था। अक्कू बदमाश का अगर इस पर दिल आ गया था तो उसमें अचंभे की कोई बात नहीं थी। मैंने फौरी तौर पर अक्कू की गिरफ्तारी के लिए 3 छापामार टीमें तरतीब दी। हर टीम में 6 कांस्टेबल थे। एक सीनियर अहलकार उनका लीडर था। मैंने अपने मुखबरों को अलर्ट कर दिया। खुद मैंने मंढोरा कलां का रुख किया क्योंकि मोहम्मद हुसैन की जुबानी मालूम हुआ था कि अक्कू के घर वाले सखे की छोड़कर मंढोरा कलां चले गए हैं। मुझे मंढोरा कलां से नाकाम वापस लौटना पड़ा। अक्कू कई माह से घर वालों के राब्ते में नहीं था। इस दौरान मैंने सखावत अली को अदालत में पेश करके मजीद 7 रोज का रिमांड हासिल कर लिया था। ताहम मेरा इरादा उस पर तशद्दुद करने का हरगिज नहीं था। छापा मार टीमें मुसलसल नाकामी का शिकार थीं। एक रोज एक मुखबर ने इतला दी कि अक्कू बदमाश आज कल मुजारारिया के एक डेरे में छुपा हुआ है, उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी है। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर 10 मुसल्ला जवानों को अपने साथ लिया और मज़कूरा डेरे पर पहुंच गया। ASI नूर शाह भी मेरे साथ था। जब हम डेरे पर पहुंचे तो सूरज गुरूब हो चुका था और रात ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए थे। ये हमारे हक में बेहतर था।
میں نے مسلح پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اگر کوئی شخص ڈیرے سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے فوراً گرفتار کر لیں۔ میں اپنے تھانے کے ذہین اور مستعد کانسٹیبلوں کو چن کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اکو تو بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ ویسے بھی آس پاس زیادہ آبادی نہیں تھی، اکو باہر نکلتا تو فوراً نظر میں آ جاتا۔ سفید پوش مسلح جوانوں نے جب پوری طرح ڈیرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ تاریکی کا حصہ بن گئے تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ ASI نور شاہ نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ بہت نیک ہے پتر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ میں نے دستک دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ سامنے اکرم المعروف اکو بدماش کھڑا تھا۔ وہ ہمیں غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ واضح رہے کہ میں اور ASI وردی میں تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی بڑی سرعت کے ساتھ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور اندر داخل ہو گئے۔ میں نے آن واحد میں اپنے سرکاری ریوالور کی نال اس کی کمپٹی سے لگا دی۔ نور شاہ نے بڑی چابک دستی سے اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ یہ سب کچھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ اکو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ میں نے دھاڑ کر پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے مجھے اس کے چہرے پر جو خوف نظر آیا تھا اب مفقود ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ گہرے اطمینان نے لے لی تھی۔ وہ نہایت ہی پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غزالہ اندر ہے۔ اس نے ڈیرے کے واحد بڑے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ ہم دونوں اسے اپنے اندر ساتھ کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر پہنچے۔ ہتھکڑی کی زنجیر نور شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اندر پہنچ کر ہمیں ایک حیرت ناک منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ غزالہ چاروں شانے چت ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا اگرچہ ارد گرد کے علاقے کو لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر کمرے کے اندر روشن چراغ کی ملگجی روشنی میں میں نے فوراً غزالہ کو پہچان لیا تھا۔ اس کی حالت افسوسناک تھی، وہ بے ہوش تھی، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ میں نے گرج کر پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ موذی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اکو کے لہجے میں دنیا جہاں کا رنج سمایا ہوا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اکو نے بتایا، آج صبح وہ حوائج ضروریہ کے لیے ڈیرے سے باہر کھیتوں میں گئی تھی تو کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور یہ صبح سے اسی حالت میں پڑی ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم میں ذرا سی بھی انسانیت ہے؟ اگر یہ مرمڑا گئی تو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، دن کی روشنی میں باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتی پھر رہی ہے۔ ابھی میں ساتھ والے پنڈ جا رہا تھا، وہاں ایک بوڑھا سپیرا رہتا ہے، میں اسے لینے جا رہا تھا۔ اسی دوران میں ASI نے مخصوص سیٹی بجا کر سادہ پوش جوانوں کو ڈیرے کے اندر بلا لیا اور اکو بھاری نفری کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ پھر مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب مجھے چاہے جو بھی سزا دے لیں مگر غزالہ کو بچا لیں۔ اوے منحوس جانور کے فرزند ارجمند، میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی طرف سے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ غزالہ کو اگر کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا جناب۔ وہ اس وقت ایک دھانسو بدماش کی بجائے مصیبت زدہ فریادی لگ رہا تھا۔ آپ اسے ہسپتال لے جائیں۔ وہ تو ہم کریں گے ہی، پر تم سے بھی ہمیں بہت کام ہے۔ ASI نے اس کی گردن پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، اوے چلو آگے لگو۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے کی جانب چل پڑے۔ غزالہ کو اسی رات شہر کے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اکو بدماش کو حوالات میں بند کرنے کے بعد میں رات گئے گھر لوٹ گیا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI کو میں نے جاتے خصوصی ہدایات کر دی تھی۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا۔ وہاں بڑی سنسنی خیز خبریں میری منتظر تھیں۔ غزالہ بچ نہیں سکی تھی۔ موذی سانپ کا زہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ بے ہوشی ہی کی حالت میں چل بسی تھی۔ مجھے یہ ساری باتیں حوالدار برکت علی نے بتائی تھیں۔ رات کی ڈیوٹی والا ASI بھی ابھی تھانے میں ہی موجود تھا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب ہمیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، بندہ آپ ہی تیار ہے، کہہ رہا تھا سب کچھ آپ کو ہی بتائے گا۔ اسے غزالہ کی موت کا پتہ چل چکا تھا۔ نہیں جناب، ہم نے یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتائی، ASI نے کہا۔ سخاوت علی بھی بیوی کے انجام سے بے خبر ہے۔
یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ سخاوت علی اور اکو بدماش کو جب غزالہ کی موت کا پتہ چلا تو دونوں پر مختلف اثر ہوا۔ سخاوت علی نے یہ خبر سنتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ اکو پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں اقبال جرم کر لیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ وہ غزالہ کے عشق میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور غزالہ کے مطالبے کو محبوب کی خواہش سمجھتے ہوئے اس نے خوشی محمد کی جان لے لی تھی۔ اکو کے طویل بیان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے بیان لکھوانے سے پہلے رنجیدہ لہجے میں کہا تھا، تھانے دار صاحب، میری زندگی تو غزالہ سے تھی، جب وہی زندہ نہ رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا۔ اکو غزالہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ غزالہ بھی چپکے چپکے سے اسے چاہتی تھی، جسے وہ چپکے چپکے اور بھی بہت سے اہالیان کی سکھیکی کو چاہتی تھی۔ اکو نے سیدھے طریقے سے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، مگر محمد حسین کے چٹے انکار نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ وہ ایک بدماش تھا، بدماشی کے بل پر غزالہ کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک عاشق کا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے زور زبردستی کی بجائے خود پر جبر کر لیا۔ اسی دوران خوشی محمد کے گھر والوں نے غزالہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر غزالہ کی شادی سخاوت علی سے ہو گئی تھی اور وہ بیاہ کر ٹیلی والا چلی گئی تھی۔ غزالہ رضیہ اور خوشی محمد کے لیے اپنے سینے میں انتقام کی آگ دہکائے سسرال پہنچ گئی۔ اکو زیادہ عرصہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایک روز اس سے ملنے ٹہلی والا پہنچ گیا۔ غزالہ سخاوت علی کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ یہ شادی اس کے مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ اکو نے جب اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تو غزالہ کے شیطانی ذہن نے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے اکو سے فرمائش کی کہ اگر وہ خوشی محمد کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ غزالہ نے سخاوت علی کا پتہ صاف کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ آئے روز کی مار پیٹ سے اس کا جی بھر گیا تھا۔ اکو نے اسے یاد دلایا کہ وہ سخاوت علی کی منکوحہ ہے۔ غزالہ کا منصوبہ مکمل بے داغ تھا۔ اس نے اکو کو تسلی دی، پھر اسے اپنے منصوبے کی جزیات سے آگاہ کر دیا۔ اکو بخوشی آمادہ ہو گیا۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے غزالہ نے اکو ہی سے اپنے نام خوشی محمد کے حوالے سے خط بھی پوسٹ کروا دیا۔ پھر اکو سخاوت علی کے کپڑے اور خصے لے کر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ خوشی محمد کو قتل کرنے کے بعد وہ سیدھا ٹہلی والا پہنچا۔ خون آلود لباس، ایک خصا اور خنجر ایک پوٹلی میں لپیٹ کر سخاوت علی کے گھر کے پچھواڑے میں ایک مخصوص جگہ پر چھپا دیے۔ غزالہ نے دوسرے روز سخاوت علی کے گھر سے نکل جانے کے بعد حسب پروگرام وہ پوٹلی وہاں سے نکال کر اپنے گھر کے اندر پڑولے کے اوپر چھپا دی۔ غزالہ نے اکو کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ خصے کا ایک پاؤں وہیں پہ جائے واردات پر چھوڑ آئے۔ اس سے غزالہ کا مقصد یہ تھا کہ پولیس آسانی سے سخاوت علی تک پہنچ جائے۔ اکو سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ دوسرا خصا پہنے چلتا رہا۔ اس طرح بائیں خصے کے ساتھ ساتھ اکو کے دائیں ننگے پاؤں کا کھرا بھی پتہ بنتا چلا گیا۔ غزالہ کی ہدایت کے مطابق وہ اپنا کام کر کے منظر سے غائب ہو گیا۔ غزالہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مناسب موقع پر اسے بتا دے گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ غزالہ کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل اور بھرپور تھا۔ اس فتنہ ساما نے خوشی محمد کو قتل کرا کے دونوں میاں بیوی سے انتقام لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ناپسندیدہ شوہر کے لیے پھانسی کے پھندے کا اہتمام بھی کر دیا تھا، مگر عین وقت پر اکو کی بے صبری اسے لے ڈوبی۔ اکو کو جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خلاف پروگرام غزالہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اکو کو بہت گریدنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک لفظ بتا کر نہیں دیا۔ وہ میرے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ دہرا دیتا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، آپ جلد از جلد مجھے سزا دلوائیں، مجھے اب جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں نے اسی روز سخاوت علی کو چھوڑ دیا۔ اکو اقبال جرم کر چکا تھا، اس کے ریمانڈ کی ہی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ روز بعد میں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت چالان تیار کر کے اکو کو عدالت میں پیش کر دیا۔ مجھے یاد ہے یہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا، چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ اس خونی ڈرامے کا مرکزی کردار غزالہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کا کباڑہ کر گئی تھی۔ غزالہ ایسے کردار دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ زن، زر اور زمین کے جھگڑے کرۂ ارض پر ہر مرتبہ ایک نئے انداز کا گل کھلاتے ہیں۔ قیامت تک یہ فساد برپا ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ کہانی کے اختتام پر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہماری سپورٹ کریں. شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.